चलिए भाई, एक बार फिर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवीजी। और मैं हूं अमन शर्मा और आपकी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। और साथ में मैंने आपको 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ था क्लास के अंदर। और जो आज की जो क्लास चलेगी स्टूडेंट, वो चलेगी आपकी पास्ट सब्जेक्टिव मोड की। तो जैसे कि हमने सबसे पहले मूड की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि मूड होता क्या है, क्या होता है मूड। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि मूड होता है एक वर्ब की फॉर्म। जैसे हमने डिस्कस किया था कि टेंस भी वर्ब की फॉर्म होता है और वॉइस भी वर्ब की फॉर्म होता है और मूड भी तुम्हारा किसकी फॉर्म होता है, वर्ब की फॉर्म होता है। लेकिन इनका जो फंक्शंस होता है, फंक्शन होता है बेटा इनका अलग अलग। टेंस वो वर्ब की फॉर्म होता है जो टाइम के पॉइंट्स को रेफर करता है, और मूड वो वर्ब की फॉर्म होता है जो स्पीकर के इंटेंशंस को रेफर करता है, और वॉइस वो वर्ब की फॉर्म होता है जो ये बताता है कि उस सेंटेंस में उस वर्ब का जो डूअर है वो सब्जेक्ट है या नहीं है। अगर सब्जेक्ट है तो भाई वो एक्टिव फॉर्म है, अगर रिसीवर है तो वो पैसिव फॉर्म है। तो अपना प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के हम कुछ क्वेश्चंस है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो रहेगा पास्ट सब्जेक्टिव मूड। तो लिखिए भाई, इस बात को नोट करके लिखिए। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ये मूड का अपना सेकंड टाइप है और बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और वो कौन सा होगा, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। तो एक बार पहले मैं सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। एक बार फैन कौन करना, कहाँ से होगा उन ये, यहीं से होगा क्या? अच्छा, पलक में से होगा। ओके 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 ओके, एक मिनट भाई। कहाँ डालूं इसको, उसको वहां पर? यार जरूरी है, नहीं मच्छर वगैरह ज्यादा हो जाएंगे। चलो चलिए बस स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट मूड को, और मूड में भी तुम्हारा कौन सा पॉइंट डिस्कस होगा बेटा, वो डिस्कस होगा तुम्हारा कौन सा मूड, कौन सा मूड डिस्कस करेंगे भाई, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। तो एक बार नोट करके लिखिए बेटा, जो आज की क्लास में जो आपका सेकंड पॉइंट या सेकंड टाइप रहने वाला है बेटा, वो रहने वाला है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। कौन सा मूड रहेगा बेटा, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं बेटा कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता क्या है, तो सबसे पहले इस पॉइंट को सभी ने ध्यान में रखना है। क्या पॉइंट ध्यान में रखना है बेटा, कि जो तुम्हारा पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है ये हमेशा ही रेफर करता है बेटा किसको, ये हमेशा ही रेफर करता है इमेजिनेशन को। किसको रेफर करता है स्टूडेंट, ये रेफर करता है इमेजिनेशंस को, ये हमेशा रेफर करता है अनरियलिटीज को, ये हमेशा रेफर करता है इम्प्रोबेबिलिटीज को। ये फैक्ट को नहीं, हमेशा ही कॉन्ट्राडिक्टरी टू फैक्ट को रेफर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड। क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं। तो एक बार फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं भाई, कि it expresses imagination, it expresses imaginations के बाद लिखना बेटा unrealities and improbabilities। that we called पास्ट सब्जेक्टिव मूड। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड बोलेंगे। चलिए बस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब आज की क्लास का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का ईमानदारी से आंसर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, और सेंटेंस ये है बेटा कि मैंने यहाँ पर एक लिखा बेटा क्वेश्चन आपके लिए, आई हैव ए कार। किसने आपसे पूछा बेटा कि डू यू हैव ए कार, और आपने सामने वालों को इंग्लिश में जवाब दिया बेटा कि आई हैव ए कार। अगर आपने सामने वालों को आई हैव ए कार बोला है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा कि यहां पर जो लिखा गया जो सेंटेंस है, जो लिखा गया स्टेटमेंट है, तो किसको इंट्रोड्यूस करने लग रहा है बेटा, ये इंट्रोड्यूस करने लग रहा है फैक्ट को। किसको इंट्रोड्यूस करने लग रहा है, फैक्ट को। मतलब बेटा ये लिखा गया स्टेटमेंट एक फैक्ट है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि डू यू हैव ए कार, और आप सामने से रिप्लाई करो बेटा कि आई हैव ए कार या आई डोंट हैव ए कार,
तो जो आप सामने वाले को जो स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करोगे, स्टेटमेंट बोलोगे सामने वाले को, तो लिखा गया फिर बोला गया स्टेटमेंट क्या होगा, फैक्ट होगा। क्या होगा भाई, फैक्ट होगा। ये लिखा गया स्टेटमेंट एक फैक्ट है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को सामने वाला ऐसे डिस्कस करे, फिर ऐसे बोले बेटा कि आई विश आई हैव ए कार, आई विश आई हैव ए कार। अगर इस सेंटेंस में बेटा आई विश ना लिखा हो नहीं, तो ये सेंटेंस क्या है, फैक्ट है। लेकिन अगर कोई पर्सन विश कर रहा है, अब बताइए भाई, अगर कोई पर्सन विश कर रहा है तो क्या उसके पास कार होगी? अगर कोई पर्सन विश कर रहा है तो क्या उस पर्सन के पास कार होगी? नहीं होगी। अगर कार होती तो उसको विश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर विश कर रहा है तो उसके पास कार नहीं है। अगर कार नहीं है तो लिखा गया जो स्टेटमेंट है बेटा, ये फैक्ट है, कॉन्ट्राडिक्टरी टू फैक्ट है, कॉन्ट्राडिक्टरी टू फैक्ट है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्टरी टू फैक्ट है, मैं लिख देता हूं इस बात को बेटा, ये बेटा हो गया कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट। क्या हो गया? ये हो गया कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट। और कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट का मतलब होता है बेटा कि ये फैक्ट के अपोजिट है। क्या है? ये फैक्ट के अपोजिट है। अगर ये फैक्ट के अपोजिट हो गया और लिखा गया स्टेटमेंट हो गया बेटा इमेजिनेशन, तो अब इसको कौन रेफर करेगा? अब इसको इंडिकेटिव मूड तो रेफर नहीं करेगा भाई। अब इसको कौन रेफर करेगा? इसको रेफर करेगा पास्ट सब्जेक्टिव मूड। कौन रेफर करेगा? पास्ट सब्जेक्टिव मूड। क्योंकि पास्ट सब्जेक्टिव मूड हमेशा ही इमेजिनेशन, अनरियलिटी, कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट को रेफर करता है। तो लिखा गया स्टेटमेंट एक इमेजिनेशन ही तो है। अब ये लिखा गया स्टेटमेंट आपके सामने कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट तो है ना? तो अब इसको कौन रेफर करेगा? पास्ट सब्जेक्टिव मूड। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसी फॉर्म होता है बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म तो बोल रहा हूं, लेकिन ये टेंस नहीं है। मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आपको बोल रहा हूं, ये टेंस नहीं है। ये क्या है? ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। क्या है बेटा? पास्ट सब्जेक्टिव मूड। और जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता होगा कि हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? आप बोलो सर हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। क्या होती है बेटा? हैड। अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोले, बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, बोलना नहीं बेटा, ध्यान से सुनना है। अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोले बेटा आई विश आई हैड ए कार, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा बेटा? इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये होगा बेटा कि बट आई हैव, बट I don't have, but I don't have a car। अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोले बेटा I wish I had a car, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हुआ? वो उसका असली मीनिंग है बेटा बट I don't have a car, लेकिन वास्तव में उसके पास कार नहीं है। ये लिखा गया स्टेटमेंट का ये इसका रियल मीनिंग है, ठीक है नहीं? I don't I have a car। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन को आंसर बताओ भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डिस्कस करता है बेटा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आई विश आई एम योर ब्रदर। आई विश आई एम योर ब्रदर। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बेटा। अगर ये सेंटेंस यहां तक लिखा हो कि आई एम योर ब्रदर, तो क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट फैक्ट है या नहीं है? क्या लिखा गया स्टेटमेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि आई एम योर ब्रदर। लेकिन अगर इस सेंटेंस को बेटा इसके साथ रिलेट करें आई विश, अगर कोई पर्सन विश कर रहा है तो क्या कभी वो आई का ब्रदर हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, अगर आई का ब्रदर होता तो उसको विश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो आई का ब्रदर होने के लिए विश कर रहा है तो ये लिखा गया स्टेटमेंट फैक्ट है, कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट है? बोलो, आप बोलो सर लिखा गया स्टेटमेंट एक कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट है तो इसको कौन रेफर करेगा? आप बोलो सर इसको रेफर करेगा कौन? इसको रेफर करेगा बेटा पास्ट सब्जेक्टिव मूड। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। अब एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है? हर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा एक ही होती है। अगर मैं डू की सेकंड फॉर्म की बात करूं तो डू की सेकंड फॉर्म एक ही होती है।
वो क्या होती है, डिड। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, हैड। पुट की सेकंड फॉर्म पुट। अगर आंसर की बात करें बेटा, आंसर की सेकंड फॉर्म आंसवर्ड। मतलब हर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है, एक ही, सॉरी, हर एक वर्ब की सेकंड फॉर्म कितनी होती है, एक ही होती है, हाँ है ना। लेकिन बेटा जो बी की फॉर्म होती है, नहीं बी की फॉर्म, जो बी की फॉर्म होती है बेटा, इसकी जो बेटा सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म वो कितनी होती है, बी की सेकंड फॉर्म होती है बेटा दो। कितनी होती है, बी की सेकंड फॉर्म दो होती है बेटा, एक होती है वोज और एक क्या होती है बेटा, एक होती है वर। जो बी होता है बेटा बी, तो बी की जो सेकंड फॉर्म होती है बेटा, बी की सेकंड फॉर्म दो होती है। इसके अलावा हर एक वर्ब की सेकंड फॉर्म कितनी होती है, सिर्फ एक होती है। कितनी होती है, एक। लेकिन जब हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में इमेजिनेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, इमेजिनेशन की बात करेंगे, तो उस केस में आपने हमेशा ही किसका यूज करना है, वर का। किसका यूज करोगे बेटा, जब हम सेंटेंस में इमेजिनेशन, अनरियलिटीज, इम्प्रोबेबिलिटीज और कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट की बात करें बेटा, तो आपने हमेशा ही किसका यूज करना है, वर का यूज करना है। तो हम यहां पर एम नहीं, तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे बेटा, वर। किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात सबको समझ में आई भाई। लेकिन अगर ये सेंटेंस इतना लिखा हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बता देना चाहिए था, अगर मान लो कि बेटा इस सेंटेंस में वर ना लिखा हो, मान लेते बेटा कि इस सेंटेंस में क्या नहीं लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में वर नहीं लिखा हुआ है। मैं थोड़े टाइम के लिए इस वर को यहां से हटा देता हूं। मान लेते बेटा इस सेंटेंस में वर नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि आई विश आई एम योर ब्रदर, आई विश आई एम योर ब्रदर, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा बेटा, अगर कोई बोले बेटा आई विश आई एम योर ब्रदर। अब एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, एक छोटी सी बात है बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, अगर हम कभी भी आई विश, मतलब अगर हम कभी भी कंजंक्शन ऑफ कंडीशंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, मैंने क्या बोला, अगर हम कभी भी कंजंक्शन ऑफ कंडीशंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर उसका अंडरस्टूड मीनिंग होता है बेटा मे बी। क्या होता है इसका मतलब, हमेशा ही मे बी। अगर कोई व्यक्ति ये बोलने लग रहा है बेटा आई विश आई एम योर ब्रदर, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये होगा बेटा आई विश आई, अगर एम का यूज करेंगे बेटा वहां पर इसका अंडरस्टूड मीनिंग हो जाता है बेटा मे बी। क्या मतलब हो जाता है, क्या मतलब हो जाता है, मे बी मतलब हो जाता है। अगर कोई पर्सन विश कर रहा है और उसके बावजूद ये बोले कि आई मे बी योर ब्रदर, आई मे बी योर ब्रदर का मतलब जो आई है वो यू का ब्रदर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। लेकिन हमें पता है कि अगर आई विश लिखेंगे तो ये बात तो कंफर्म नहीं है भाई। अगर हम इस सेंटेंस में आई विश लिखने लग रहे हैं तो लिखी स्टेटमेंट क्या होगी, फैक्ट होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी टू फैक्ट होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी टू फैक्ट होगी। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी टू फैक्ट होगी तो यहां पर बेटा मे बी जो मीनिंग होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, इलॉजिकल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर बेटा एम नहीं, फिर हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, जो अभी हमें डिस्कस किया था वर लिखना पड़ेगा। तो एक छोटी सी बात हो रहा है बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है, अगर हम इफ के साथ या आई विश के साथ या फिर मैं बोल दूं आपको बेटा कंजंक्शन ऑफ कंडीशंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर दूं, तो वहां पर हमेशा उसका अंडरस्टूड मीनिंग होता है मे बी। क्या होता है, मे बी। और इस क्वेश्चन में बेटा मे बी आंसर की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि मीनिंग इलॉजिकल हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये बोला कि आई विश आई एम योर ब्रदर, तो आई एम योर ब्रदर का मतलब हो गया बेटा कि मे बी योर ब्रदर, कि मतलब ये आई जो है वो यू का भाई हो सकता है, जो आई है बेटा वो यू का भाई हो सकता है। लेकिन हमें पता है बेटा कि आई यू का भाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या लिखा जा रहा है बेटा, आई विश, क्योंकि ये पर्सन क्या कर रहा है, विश कर रहा है। अगर विश कर रहा है तो क्या आई यू का भाई हो सकता है, नहीं हो सकता। आई यू का भाई नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर एम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करें बेटा, वर्क का यूज करेंगे। किसका यूज करें बेटा, वर्क का यूज करेंगे। इतना बताओ बस, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने एक छोटी सी बात और बताई आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं। कंजंक्शंस ऑफ कंडीशंस के लिए अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उसका अंडरस्टूड मीनिंग होता है मे बी। और मे बी का मतलब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कोई पर्सन विश करेगा तो क्या आई कभी भी यू का भाई बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ पर जो मे बी मतलब होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, इलॉजिकल हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर एम नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, वर लिखना पड़ेगा। वर मतलब पास्ट व्यक्ति मूड का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब ये जो मैंने बात बताई है नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब इसको भी मैं देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए भाई एक बार फिर मैं सभी बातों को बता देता हूं।
अगर कोई व्यक्ति बोले कि बेटा आई हैव ए कार, तो ये लिखा गया स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? फैक्ट। क्या होगा? फैक्ट। लेकिन अगर कोई प्रश्न ये बोले बेटा आई विश आई हैड ए कार, आई विश आई हैड ए कार का मतलब क्या होगा बेटा? बट आई डोंट हैव ए कार, लेकिन मेरे पास कार नहीं है। लेकिन फ्यूचर का पता नहीं बेटा, कार हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन प्रेजेंट में इसके पास कार है नहीं, और पास्ट का पता नहीं इसके पास कार थी या नहीं थी। बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बेटा, ऐसे बोले, मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूं बेटा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं ऐसे बोले बेटा आई हैड ए कार, अब किसी को ये लग रहा हो, अगर किसी को ये लग रहा हो नहीं कि सर यहाँ पर जो हैड लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैं आपको बताना चाहता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये है 4th क्वेश्चन में। अब देखो इसका मतलब समझो, अगर कोई व्यक्ति ये बोले बेटा कि आई हैड ए कार, इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये लिखा गया स्टेटमेंट क्या है? फैक्ट है। लेकिन ये फैक्ट किसके लिए बेटा? ये फैक्ट है पास्ट के लिए। किसके लिए फैक्ट है? ये पास्ट के लिए फैक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कार थी, लेकिन कब थी कार बेटा? प्रेजेंट में या पास्ट में? पास्ट में। इसका मतलब ये बेटा इसके पास पास्ट में कार थी, प्रेजेंट का भी पता नहीं और फ्यूचर का भी पता नहीं है। इसका मतलब बेटा मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, आगे पता नहीं कि फ्यूचर में होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन अगर कोई प्रश्न ये बोले बेटा आई विश आई हैड ए कार, आई विश आई हैड ए कार का मतलब क्या हो गया? बट आई डोंट हैव ए कार, लेकिन मेरे पास कार नहीं है ना, तो इसके पास प्रेजेंट में कार है भाई, पता नहीं फ्यूचर में इसके पास कार थी या कार होगी या नहीं होगी, और पास्ट का भी पता नहीं बेटा इसके पास कार थी या नहीं थी। इन तीनों के मतलब बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों क्वेश्चन का मतलब बेटा अलग अलग है। अब यहां पर भी हैड लिखा हुआ है, यहां पर भी हैड लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा बेटा हैव। तो अगर हम सेकंड और फोर्थ सेंटेंस की बात करें, सेकंड में भी हैड यहां पर लिखा हुआ है और फोर्थ में भी हैड लिखा हुआ है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहां पर बेटा जो हैड लिखा बेटा ये टेंस है, और यहां पर जो हैड लिखा है टेंस नहीं है बेटा, ये पास्ट ऑब्जेक्टिव मूड है। क्या है? पास्ट ऑब्जेक्टिव मूड है। अगर कोई व्यक्ति ये बोले बेटा आई विश आई हैड ए कार, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग होगा बेटा बट आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास कार प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट का पता नहीं कार थी या नहीं थी, ना फ्यूचर का पता बेटा इसके पास कार होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये बोले बेटा आई हैड ए कार, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास पास्ट में कार थी, इसके पास पास्ट में कार थी, प्रेजेंट का पता नहीं है, फ्यूचर का भी पता नहीं है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये टेंस नहीं है, ये पास्ट ऑब्जेक्टिव मूड है। अगर टेंस होता तो इन दोनों का मतलब सेम नहीं हो जाता, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का, हाँ है ना? क्योंकि बेटा हेड तो यहां पर भी लिखा है और हेड यहां पर भी लिखा है। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो बेटा क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, अगर कोई व्यक्ति बोले बेटा आपको आई विश आई हैव, I wish I have more friends. I wish I have more friends. एक बात बताओ बेटा, अब थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं बेटा कि इस सेंटेंस में I wish नहीं लिखा हुआ है, थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं बेटा इसमें I wish नहीं लिखा हुआ है। अगर ये सेंटेंस इतना लिखा हुआ बेटा कि I have more friends, तो लिखा गया स्टेटमेंट फैक्ट है या नहीं है? फैक्ट है। फैक्ट है भाई, लिखा गया स्टेटमेंट कि मेरे पास क्या है? बहुत ज्यादा दोस्त है, फ्रेंड्स है। लेकिन बेटा अगर इस सेंटेंस में लिख देंगे आई विश, क्या लिख देंगे? आई विश। अगर इस सेंटेंस में आई विश लिख देंगे तो यहां पर लिखा गया जो स्टेटमेंट होगा ये किसको रेफर करेगा? फैक्ट को या कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट को? किसको रेफर करेगा बेटा? ये रेफर करेगा कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट को। किसको रेफर करेगा? ये रेफर करेगा बेटा कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट को। अगर ये कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट को रेफर करेगा, अगर ये फैक्ट को रेफर नहीं करेगा तो अब इसको कौन रेफर करेगा? आप बोलोगे सर अब इसको रेफर करेगा पास्ट सब्जेक्टिव मूड। कौन रेफर करेगा? पास्ट सब्जेक्टिव मूड। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करें बेटा तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैव की सेकंड फॉर्म होती है बेटा हैड। अगर मैं आपसे इसका मीनिंग पूछूं बेटा इसका मतलब क्या हो, उसका मुझे मतलब बताओ बेटा। आप मुझे इसका मीनिंग बताओ। एक मिनट में इसको अच्छे से लिख देता हूं। तो अब मैं आपसे इसका मीनिंग पूछना चाहता हूं बेटा कि अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोले कि आई विश आई हैड मोर फ्रेंड, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा बेटा? इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये हो गया, क्या हो गया बेटा? इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये हो गया, इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये होगा बेटा बट आई डोंट but I don't have more friends। लेकिन मेरे पास और फ्रेंड्स
नहीं है, मतलब रियलिटी ये है। अगर कोई पर्सन आपको ये बोले बेटा कि आई विश आई हैड मोर फ्रेंड्स, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया, बट आई डोंट हैव मोर फ्रेंड्स, लेकिन मेरे पास फ्रेंड है नहीं है, मतलब ना तो इसके पास प्रेजेंट में फ्रेंड है, और पास्ट का पता नहीं इसके पास दोस्त थे या नहीं थे, और फ्यूचर का भी पता नहीं बेटा इसके पास दोस्त होंगे या नहीं होंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं बेटा। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ सही विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मैन, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे सारी बातें समझ में आएगी। द मैन talks as if he is your गॉड। चलिए बेटा एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, एक बार आप लोग एक बार इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। अगर कोई व्यक्ति बोले बेटा द मैन टॉक्स एज इफ ही इज गॉड और ही वर गॉड, एक छोटी सी बात बताओ बेटा, अगर इज लिखेंगे तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर वर लिखेंगे बेटा ये कैसी फॉर्म होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस है बेटा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आई। और अभी मैंने क्या बताया था बेटा, अगर हम इफ क्लोज के साथ कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं तो वहां पर उसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, मे बी। अभी डिस्कस किया था नहीं, क्या होता है इसका मतलब, मे बी। अगर बेटा इफ क्लोज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होता है बेटा, इसका अंडरस्टूड मीनिंग होता है बट ही इज नॉट गुड, बट ही इज नॉट गुड, लेकिन वो गुड नहीं है। अब सेंटेंस को पढ़ के बताओ मुझे बेटा, पर इज आना चाहिए वर आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बोला कि द मैन टॉक्स, कि मैन टॉक्स करता है, कैसे टॉक करता है भाई, जैसे कि वो गोड हो। अब यहां पर बेटा कैपिटल जी वाला गोड लिखा है, और इस कैपिटल जी वाले गोड का मतलब होता है बेटा अलमाइटी। क्या होता है बेटा, अलमाइटी। और अलमाइटी का मतलब क्या होता है, परमात्मा। और परमात्मा कितने हैं भाई, एक ही है। परमात्मा कितने हैं, एक ही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी ही कभी गोड बन सकता है, तो क्या यहां पर मे बी वाला मीनिंग लॉजिकल होगा, बोलो बोलो। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है बेटा कि द मैन टॉक, से मैन ऐसे टॉक करता है जैसे कि ये गोड हो, तो क्या यहां पर ही कभी गोड बन सकता है क्या। अगर ही गोड नहीं बन सकता तो यहां पर इज सही, इज सही हुआ बेटा, गलत हुआ। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, अगर वर लिखेंगे तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, बट ही इज नॉट गॉड, लेकिन वो भगवान नहीं है, क्योंकि गॉड का मतलब अलमाइटी होता है बेटा, और अलमाइटी का मतलब परमात्मा होता है, परमात्मा एक ही होता है। और मैन कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता, मैन कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता। तो मे बी वाला मीनिंग लॉजिकल होगा, इलॉजिकल होगा, इलॉजिकल हो जाएगा। चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये है बेटा, द मैन walks as though, the man walks as though he is या वर मैड। मैड जो वर्ड होता है ना बेटा, एडजेक्टिव का वर्ड होता है, ठीक है। अब इधर आते हैं बेटा, अगर कोई व्यक्ति ये बोले बेटा द मैन वॉक्स एज दो ही इज मैड, अगर ही इज लिखेंगे तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा बेटा, बोलो क्या होगा, मे बी, शायद वो पागल हो। अगर वर लिखेंगे तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, बट ही इज नॉट मैड, लेकिन वो पागल नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पर मीनिंग मतलब लॉजिकल क्या रहेगा, दोनों सही रहेंगे, दोनों में से कोई एक सही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति ये बोले बेटा द मैन वॉक्स एज दो ही इज मैड, कि मैन ऐसे वो करता है जैसे ही पागल हो। अगर लिखे बेटा द मैन वॉक्स एज दो ही वर मैड, और ही वर मैड लिखे, इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, बट ही इज नॉट मैड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा इस 7 क्वेश्चन में कौन सा सही रहेगा, इज सही रहेगा, वर सही रहेगा, दोनों सही रहेंगे, वर सही रहेगा। थोड़ा सोचो भाई इस क्वेश्चन के लिए, इज सही रहेगा या वर सही रहेगा, थोड़ा सोचो,
एक बात बताओ बेटा, इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं। ये मान लो बेटा किसी गांव में कोई बारात आई, बारात आई। ये बारात में तो पता नहीं होता भाई कौन, मतलब कौन कैसा व्यक्ति है, नहीं पता होता नहीं भाई। ये मान लो किसी गांव में बारात आएगी, नहीं बारात वगैरह आएगी, तो कोई बता सकता है कि आदमी भाई इसने लगा रखी है नहीं लगा रखी है? कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ने ज़्यादा ले ली, बारात में आया वो व्यक्ति था भाई, और उस व्यक्ति ने ज़्यादा ले ली। अगर ज़्यादा ले ली तो सबको पता है कि ज़्यादा लेने के बाद इंसान के पाँव कैसे थिरकते हैं, है ना। और कोई बड़ी बूढ़ी लुगाई, मतलब कोई बड़ी बूढ़ी औरत दूर से देखने लग रही थी, और उसने इंग्लिश में ऐसे बोला कि ही वॉक्स एज दो ही इज मैड। ये पर्सन ऐसे वो करता आ रहा है कि जैसे पागल हो। मतलब उसके अकॉर्डिंग पागल हो भी सकता हो रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को जानती नहीं है भाई। अगर नहीं जानती है तो वहां पर मे भी आंसर हो सकता नहीं हो सकता है? हो सकता नहीं। अब जैसे मान लो कि जागरता वगैरह होता है, जागरण बोलते हैं, पता जागरण का, माता रानी का जागरण लगा देते हैं ऐसा कुछ। और कई माता है जागरण आपने देखी होगी। क्या जागरण है? माता है जागरण है। नु बाड़ा बूढ़ खेर का नु पता कुकर चाल लेंगे। तो किसी ने बोला कि ही वॉक्स एज दो ही इज मैड, कि ये पर्सन ऐसे वो करता जैसे कि ये पागल हो। मतलब पागल हो भी सकता हो रहा है, नहीं भी ऐसे भी हो सकता है उसमें सच में माता ही हो, और ऐसे भी होता है या पागली हो। मतलब अगर कंफर्मेशन नहीं है, मतलब आपको लगता है ऐसा हो भी सकता हो रहा है, नहीं भी हो सकता। अगर कंफर्मेशन नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा ईद सही होगा नहीं होगा? सही होगा। लेकिन हम उस व्यक्ति को जानते हैं। अब बारात वगैरह का व्यक्ति नहीं है, अब मान लो कि वो पड़ोस का ही व्यक्ति है। अगर वो पड़ोस का ही व्यक्ति है तो हमें यह भी पता है उसका डेली काम पीने का है, तो हम ये बात बोल सकते नहीं बोल सकते? द मैन वॉक्स एज दो ही वर मैड। ही वर मैड का मतलब क्या हो गया बेटा? बट ही इज नॉट। मतलब ये व्यक्ति पागल है नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने पी रखी है। मतलब वर्ब भी सही है बेटा, गलत है। एक बार फिर, अगर इज लिखेंगे तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा बेटा? मे बी। मतलब ऐसा हो भी सकता हो रहा है, नहीं भी। अगर वर लिखेंगे तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा बेटा? मतलब पागल है नहीं है। लेकिन मान लो कि सच में पागल ही हो, फ्री सेंटेंस को कैसे लिखोगे? फ्री सेंटेंस को बेटा आपने ऐसा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? द मैन वॉक्स द मैन वॉक्स बिकॉज ही इज फिर आपने यहां पर किसका यूज करना पड़ेगा बेटा? एक बार फिर, अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखे बेटा, द मैन वॉक्स एज दो ही इज मैड, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा बेटा? मे बी। मतलब पागल हो भी सकता हो रहा है। लेकिन अगर आपको यह पता है कि इंसान पागल नहीं है तो फिर क्या लिख देंगे? अगर आपको पता है कि इंसान पागल ही है तो क्या लिख देंगे? तीन सिचुएशन बेटा। अगर आपको पता है कि इंसान पागल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो क्या लिखेंगे? इज। अगर आपको पता है कि ये इंसान पागल नहीं है, जानबूझ के चलने लग रहा है, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वर। लेकिन आपको पता है कि ये इंसान पागल ही है, क्या है? पागल ही है, तो फिर क्या लिखेंगे? बिकॉज। तो द मैन वॉक्स बिकॉज ही इज मैड। बात समझ में आई कि नहीं आई? तीनों सिचुएशन बेटा लॉजिकल है। आप क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। 8 क्वेश्चन ये है, द man behaves as if he is ever a child। अब मीनिंग लिखने की जरूरत है बेटा। अगर हम इज लिखेंगे तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हुआ बेटा? मे बी। अगर वर लिखेंगे बेटा, बट ही इज नॉट ए, लेकिन वो चाइल्ड नहीं है। अब मीनिंग बताओ बेटा कौन सा लॉजिकल है कौन सा नहीं है? अगर कोई व्यक्ति ये बोले बेटा कि द मैन बिहेव्स, ये मैन ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये बच्चा हो, मे बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर वर लिखेंगे बेटा, बट ही इज नॉट। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, वरी आएगा नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये ही किसके लिए यूज किया गया है? आई एम आस्किंग ओनली कि ही किसके लिए यूज किया गया है बेटा?
किसके लिए यूज किया गया बेटा? पर्सन मतलब मैन के लिए। अगर ये बेटा ही प्रोनाउन मैन के लिए यूज किया है तो क्या मैन कभी मैन बच्चा हो सकता है? क्या मैन कभी चाइल्ड हो सकता है? अगर मैन चाइल्ड नहीं हो सकता तो क्या यहां पर मे बी आंसर लॉजिकल होगा? अब यहां पर सही आंसर क्या हुआ? तो कुल मिलाकर बेटा इनके लिए कोई रूल्स नहीं है, इनके लिए कोई रूल्स है नहीं है, लॉजिक है। आपको समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, ये लॉजिक है बेटा। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। एक सेंटेंस लिखता हूं बेटा आपके लिए। कमल कमल एक्ट्स as though Kamal acts as though he is या he were a king। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर बेटा हम इस सेंटेंस में इज लिखेंगे तो इज लिखने से इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा? मे बी, शायद ही वो राजा हो। अगर वर लिखेंगे तो बेटा इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा? बट ही इज नॉट ए किंग। ध्यान से समझो बेटा, फोकस के साथ इन बातों को। अब मुझे बताओ बेटा, यहां पर लॉजिकल आंसर कौन सा हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति बोले बेटा कमल एक्ट्स, एक्ट्स कमल सबको पता ही होगा। एक्ट्स का मतलब क्या होता है? क्या एक्टिंग करना होता है क्या? अभिनय करना नहीं होता। वही एक्टिंग ही तो हो गया। अगर हम लिख रहे हैं बेटा कि कमल एक्ट्स एज दो ही इज ए वर्किंग, अगर तुम्हें पता है बेटा कमल क्या कर रहा है? एक्टिंग कर रहा है, क्या उसके बावजूद बावजूद भी बोल सकते हो बेटा ही मे बी ए किंग, शायद वो राजा हो? तो मीनिंग लॉजिकल नहीं होगा बेटा। अगर लॉजिकल नहीं होगा तो इज सही है गलत है बेटा? बोलो, यहां पर सही आंसर क्या होगा बेटा? ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? क्वेश्चन नंबर 9। अब आता बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब 10 क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा मुझे। 10 क्वेश्चन है, चलिए कोई नहीं। राम, बोलो मत बेटा। राम प्रिटेंड्स as though Ram pretends as though he is या वर इल। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए बेटा। She scolds him as if she is या वर his wife। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। She scolds me ले आना बेटा as though she is या वर माई वाइफ। चलिए भाई, 2-3 क्वेश्चन लिखे, एक बार इन क्वेश्चनों के आंसर हो बताओ। 2-3 क्वेश्चन लिखे, एक बार इन क्वेश्चनों के आंसर हो बताओ। राम प्रिटेंड्स एज दो ही इज इल या ही वर इल। अगर इज लिखेंगे तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा बेटा? मे बी। अगर वर लिखेंगे तो बट ही इज नॉट इल। अब यहां पर सही आंसर कौन सा होगा? होगा अगर राम प्रिटेंड्स करता, प्रिटेंड्स का मतलब क्या होता है? अगर दिखावा करे तो क्या वहां पर अंडरस्टूड मीनिंग में भी हो सकता है? आंसर क्या आएगा बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस किस चीज का है,
आप बोलोगे सर इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस सिर्फ प्रोनाउन का है, यहां पर क्या लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा हुआ है, आप देखो बेटा मीनिंग आपको पता ही है कि अगर हम इज लिखेंगे बेटा यहां पर अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा, क्या होगा, मे बी। अगर वर लिखेंगे तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा बेटा, बट सी इज नॉट, बट सी इज नॉट, लेकिन उसकी पत्नी नहीं है। एक बात बताओ बेटा, इन्हें स्कोल्ड किया हिम को, डाटा किसको है, हिम को, और हिम कैसा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। अब जैसे मान लो कि हम किसी बस में जाने लग रहे हैं, बस में जाने लग रहे हैं, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ बेटा, अगर हम बस में जाने लग रहे हैं तो क्या बता सकते हैं कौन किसका पति होता है, कौन किसकी पत्नी होती है, नहीं बता सकते नहीं। अब जैसे मान लो बेटा ये बस है, हम बस में बैठे हुए हैं, हमें ये तो पता नहीं बेटा कि कौन किसका पति है और कौन किसकी पत्नी है। अब मान लो कि कोई लेडीज किसी पर्सन के साथ झगड़ने लग रही है, मतलब वो लेडीज उस पर्सन को क्या करने लग रही है, स्कोल्ड करने लग रही है। हम दूर से अंदाजा क्या लगा सकते हैं, ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये इसकी क्या हो, वाइफ हो, और ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं भाई इस पर्सन ने क्या की हो बेटा, छेड़खानी की हो, क्या की हो, छेड़खानी की हो। मतलब कुल मिला के बात ये है बेटा कि यहां पर इज लिखना लॉजिकल होगा या नहीं होगा, पहले बताओ मुझे, इज लिखना लॉजिकल होगा या नहीं होगा, बोलो, हो सकता है इज लॉजिकल है, लेकिन मान लो कि वही छेड़खानी हमारे दोस्त ने की हो, अगर छेड़खानी दोस्त ने की हो तो हमें दोस्त का तो पता होगा भाई उसकी वाइफ है कि नहीं है। अब मान लो कि अपने दोस्त को वो लेडी स्कोल्ड करने लग रही है, अगर अपने दोस्त को स्कोल्ड करने लग रही है तो हमें पता चल गया भाई इसकी वाइफ है नहीं है, ये इसने कोई छेड़खानी की है, तो वर्ड सही है गलत है, सही। अब जैसे यहां पर मैंने मी लिखा बेटा, मीनिंग वही है, इज लिखेंगे तो बेटा इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा, मे बी। वर लिखेंगे बेटा बट सी इज नॉट माई वाइफ, बट सी इज नॉट माई वाइफ। अब बताओ बेटा सी ने मुझे ऐसा डाटा, मी मतलब स्पीकर, क्या वहां पर अंडरस्टूड मीनिंग मे भी हो सकता है, क्योंकि खुद का तो पता ही होगा भाई उसकी पत्नी है या फिर, तो ये थोड़ी बोल सकते कि उसने मुझे ऐसा डाटा जैसे कि मेरी पत्नी हो, पर खुद का तो पता होता है कौन किसका पति है कौन किसकी पत्नी, खुद को तो पता होता है नहीं, तो यहाँ पर इज लॉजिकल होगा नहीं होगा। अब यहाँ पर सिर्फ आंसर क्या आएगा, वही बता रहा हूँ, लॉजिकल चीजें हैं, क्या है, लॉजिकल अप्रोच है, आपको देखना पड़ेगा, इनके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहां तक मामला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, तुम नोट्स वगैरह बाद में बनाते हो क्या, बाद में बनाते हो, चलो 13 क्वेश्चन देखो, मतलब दोबारा से भी देख लेते हो क्लास वगैरह को। 13 क्वेश्चन देखो भाई एक बार, एक 13 क्वेश्चन का आंसर बताना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू वुड रेदर इसको ऐसे नहीं, यू वुड रेदर, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो, नाम यूज कर ले बेटा, कमल वुड रेदर यू स्टे विद अस, यू स्टे विद अस, ठीक है बेटा। क्या क्वेश्चन, फिर से समझाऊं, अब बता, चलिए 11-12 नंबर दोबारा से देख लो भाई। सी ने स्कोल्ड किया हिम को, एक बात बताओ बेटा कि हिम कैसा पर्सन होता है, अब थर्ड पर्सन है बेटा, तो थर्ड पर्सन का तो पता नहीं बेटा,
सी ने स्कोल्ड किया, ऐसे सी ने स्कोल्ड किया, किसको स्कोल्ड किया बेटा? हिम को, एज इफ ऐसे स्कोल्ड किया बेटा, सी इज हिज वाइफ, कि जैसे उसकी पत्नी हो। ऐसा हो भी सकता भी, हिम मतलब थर्ड पर्सन है नहीं, तो थर्ड पर्सन का पता नहीं कौन किसका पति है कौन किसकी पत्नी, नहीं पता होता नहीं। लेकिन मान लो कि वो हिम मेरा दोस्त है, तो क्या यहां पर अब वर लिखना सही होगा नहीं होगा? अगर कोई और है तो ये सही होगा। अगर हम यहां पर हिम ने बेटा मे लिखे, मे आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर है। अगर स्पीकर इस बात को बोल रहा है कि सी ने मुझे ऐसा डांटा, स्पीकर वही होता है बेटा जो सेंटेंस को रीड करता है। आप एग्जाम में रीड करोगे तो आप वहां पर क्या हो जाओगे? स्पीकर हो जाओगे। नहीं, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्पीकर हूँ। अब अगर मैं इस बात को ऐसे बोलूं बेटा, सी ने मुझे ऐसे स्कोल्ड किया जैसे कि मेरी पत्नी हो, अब खुद का तो पता होगा नहीं भाई पति है कि पत्नी है कि नहीं है वो, तो क्या वहां पर अंडरस्टूड मीनिंग में भी हो सकता है? बोलिए, नहीं हो सकता नहीं, कि उसने मुझे ऐसे डांटा जैसे कि मेरी पत्नी हो। शायद मैं उसके साथ फ्यूचर में ख्वाब देख रहा हूँ, इन फ्यूचर मेरी पत्नी बन सकती है, ऐसा नहीं हो सकता नहीं भाई। अगर कोई लेडीज डांट रही है तो खुद को तो पता होगा कि नहीं होगा कि वो मेरी पत्नी है कि नहीं है, खुद तो होश में होंगे हम, है ना? वही बात है। थर्ड पर्सन है बेटा, थर्ड पर्सन के लिए हम कुछ भी सोच सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन है। नहीं पर वही तो बात बेटा, पर नहीं पता आपको पत्नी है कि नहीं है, किसी की थोड़ी है बेटा। देखो ये मी, अगर किसी की थी तो बेटा ईद सही था, अगर वो किसी की थी तो बेटा तभी तो हिम लिखा था। अब यहां पर हिम नहीं मी लिखा है। अब तुम बोल सकते हो, जैसे मान लो कोई लेडीज आपको डांट रही है, क्या आप यह बात बोल सकते हैं सी स्कोल्ड्स मी, उसने मुझे ऐसे डांटा कि जैसे कि मेरी पत्नी हो। आपको पता नहीं है कि वो आपकी पत्नी है कि नहीं है, आप सच बताना, आपको नहीं पता होगा। पर वही तो भी, होश हवास में तो इंसान हमेशा रहता है। चलिए भाई यहाँ पर आते हैं। मान लो बेटा कि ये तुम्हारा ए सेंटेंस है, इसको हम ए मान लेते हैं, और मैं इसका एक बी वर्जन लिखता हूं बेटा, बी सेंटेंस समझाने के लिख रहा हूं बेटा कि कमल वुड रेदर, कमल वुड रेदर स्टे विद अस। अब मेरी एक छोटी सी बात है जो ध्यान से आपने सुननी है, ध्यान से सुनोगे तभी तो समझ में आएंगी चीजें। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक फ्रेज होती है बेटा वुड रेदर, वुड रेदर बेटा एक मॉडल फ्रेज होती है। कैसी फ्रेज होती है बेटा? वुड रेदर बेटा एक मॉडल फ्रेज होती है। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो वुड रेदर होती है बेटा ये कैसी फ्रेज होती है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना बेटा ये मॉडल फ्रेज होती है। मैं लिख देता हूं, ठीक है? इसको मैं मॉडल और फ्रेज क्यों बोल रहा हूं? फ्रेज में इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। जैसे बेटा वुड भी एक शब्द है और रेदर भी एक शब्द है, तो जब हम कभी भी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर लिखते हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। क्या बोलते हैं? फ्रेज। और वुड रेदर मॉडल तो होता ही है ना? तो इसलिए मैं इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉडल फ्रेज। क्या बोलते हैं बेटा? इसको मॉडल फ्रेज बोलते हैं। अब मेरी आगे की बात ध्यान से सुनना। वुड रेदर बेटा एक मॉडल फ्रेज होती है। अगला पॉइंट ये बेटा, जो ये मॉडल फ्रेज होती है ना बेटा, इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं प्रेफरेंस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? किसके लिए यूज करते हैं? इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं प्रेफरेंस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? प्रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। अगर आपको पता चल गया कि जो वुड रेदर होती है बेटा इसका हम सेंटेंस में यूज किसके लिए करते हैं? प्रेफरेंस के लिए करते हैं। प्रेफरेंस के लिए करते हैं। अब वुड रेदर मॉडल फ्रेज का यूज हम प्रेफरेंस के लिए करते हैं, और जो प्रेफर किया जा रहा है बेटा एक्शन, वो एक्शन ये है स्टे। जो एक्शन प्रेफर किया जाएगा वो एक्शन कौन सा बेटा? स्टे। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, एक छोटी सी बात ये है बेटा, प्रेफरेंस करने वाला कौन है? कमल है। प्रेफरेंस करने वाला बेटा कमल है, ठीक है? और एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है? एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है? यू है। एक्शन को परफॉर्म करने वाला यू है, और एक्शन को प्रेफरेंस करने वाला कमल है। बात समझ में आएगी नहीं? एक बात बताओ, अगर एक्शन को परफॉर्म करने वाला कोई और हो और प्रेफरेंस करने वाला कोई और हो,
तो उस केस में हमेशा यूज करना पड़ता है पास्ट डायरेक्टिव मूड। क्या यूज करना पड़ता है बेटा? पास्ट डायरेक्टिव मूड यूज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है जिसको मैं लॉजिक भी समझा सकता हूं। जैसे मान लो बेटा आपके घर पे कोई मेहमान आया, कौन आया? मेहमान। अगर तुम उसको प्रेफर कर रहे हो क्या करने के लिए? रुकने के लिए, स्टे करने के लिए, रुकने के लिए प्रेफर करने लग रहे हो। अब खुद बताओ प्रेफर करने वाले कौन है? कमल है। और एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है? यू है। अब तुम्हारे घर पर मेहमान आया, प्रेफर करने वाले कौन हो? आप लोग हो। और रुकेगा कौन? आपका मेहमान। अब ये बात कब बोली जाती है? जब वो रुक रहा होगा या नहीं रुक रहा होगा घर पे? नहीं रुक रहा होगा। नहीं, अगर रुक रहा होगा तो ये बात बोलने की जरूरत पड़ती। अगर 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 आपके घर पे वो स्टे कर रहा होता तो क्या बोलते भाई साहब एक दिन के लिए रुक जाओ? अब ये बात हम कब बोलते हैं किसी को? भाई आज तो रुक ही जाओ। कब बोलते हैं? जब वो रुक रहा होता है, नहीं रुकने लग रहा होता है। नहीं रुकने लग रहा होता है। अगर नहीं रुकने लग रहा होता है तो लिखी गई स्टेटमेंट क्या होगी? इमेजिनरी होगी। फैक्ट नहीं, क्या होगी? कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट होगी। अगर कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट होगी तो अब इसको कौन रेफर करेगा बेटा? पास्ट डायरेक्टिव मूड। और पास्ट डायरेक्टिव मूड बेटा वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टेड। तो एक छोटी सी बात तो आपको ध्यान में रखनी है बेटा, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक्शन को प्रेफर करने वाला कोई और हो और एक्शन को परफॉर्म करने वाला कोई और हो, अगर दोनों पर्सन अलग अलग हो, तो उस केस में आपने हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पास्ट डायरेक्टिव मूड। क्या बोलते हैं? पास्ट डायरेक्टिव मूड। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर वुड रादर क्या एक मॉडल फ्रेज है, और इस मॉडल फ्रेज का हम यूज करते हैं बेटा प्रेफरेंस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? प्रेफरेंस के लिए करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? प्रेफरेंस के लिए। अब एक बात बताओ, अब जिसको परफॉर्म करेगा वो एक्शन कौन सा बेटा? ये लिखा। अब एक छोटी सी बात मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूं, प्रेफर करने वाला कौन है बेटा? और एक्शन को परफॉर्म करने वाला भी कौन है? अगर प्रेफर करने वाला भी कमल है और एक्शन को परफॉर्म करने वाला भी कमल है तो लिखा गया स्टेटमेंट फैक्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ, यही बोल रहा है, मतलब प्रेफर यही कर रहा है क्या करने के लिए? रुकने के लिए। और रुक भी कौन रहा है? यही व्यक्ति। आप कोई व्यक्ति आपके घर पे आ गया और आज आपको बोलते भाई आज तो मैं आपके साथ ही रहूंगा भाई साहब, तो प्रेफर कौन कर रहा है? वही खुद ही। और रुकेगा कौन भाई? वो खुद ही। तो अब ये लिखा गया स्टेटमेंट फैक्ट हो गया कि नहीं हो गया? अगर फैक्ट हो गया तो ये सेंटेंस सही हो गया नहीं हो गया? तो अब एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म करने वाला कोई और हो और प्रेफर करने वाला कोई और हो, तो उस केस में आपने हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। लेकिन एक्शन को परफॉर्म करने वाला और प्रेफर करने वाला दोनों पर्सन क्या हो? सेम हो, तो उसको हमेशा इंडिकेटिव मोड रेफर करता है और लिखा गया सेंटेंस बिल्कुल सही होता है। यहां तक बताओ भाई, सब क्लियर है मामला? बोलो, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है भाई। इट इज हाई टाइम कमल रिटर्न्स होम। एक छोटी सी बात है बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल नोट करके लिखनी है इस बात को। एक छोटी सी बात है बेटा आपको जो नोट करके लिखनी है। क्या नोट करके लिखनी है बेटा? एक छोटी सी बात। और छोटी सी बात ये है बेटा, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में लिखो बेटा इट इज टाइम, क्या लिखा हो? इट इज टाइम। या फिर लिखा हो बेटा कभी भी किसी भी सेंटेंस में इट इज हाई टाइम, क्या लिखा हो? इट इज हाई टाइम। या फिर सेंटेंस में लिखो बेटा इट इज अबाउट टाइम, क्या लिखा हो? इट इज अबाउट टाइम। एक छोटी सी बात है बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम लिखा हो, इनका अपना कोई मतलब नहीं होता, इनका अपना कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता। कई बार टीचर पढ़ाते हैं कि इनका समय होता है प्रॉपर समय, उसी समय, ये सब इनका मतलब नहीं होता। बस इतना याद रखना बेटा। इनके बाद जो लिखी गई सिचुएशंस होती हैं, इनके बाद जो लिखी गई सिचुएशंस होते हैं वो हमेशा क्या होती है बेटा? इमेजिनरी। क्या होती है बेटा? इनके बाद जो लिखी गई सिचुएशंस होती हैं, क्या होती है बेटा? इनके बाद जो लिखी गई सिचुएशंस होती है बेटा वो हमेशा क्या होती है? वो होती है इमेजिनरी। क्या होती है बेटा? इमेजिनरी होती है।
अगर इनके बाद लिखेगी सिचुएशन बेटा इमेजिनरी होती है तो फिर उसको कौन रेफर करेगा बेटा, इंडिकेटिव मूड या पास्ट व्यक्ति मूड, उसको रेफर करेगा बेटा पास्ट व्यक्ति मूड। कौन रेफर करेगा, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। और पास्ट व्यक्ति मूड क्या होता है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर रिटर्न आना चाहिए बेटा, रिटर्न आना चाहिए। बोलो हमें यहां पर क्या लिखना चाहिए। तो एक छोटा सा पॉइंट है बेटा जो आपको नोट करके लिखना है, ये बात है कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम लिखा हो तो इसके बाद जो लिखेगी सिचुएशंस होती है वो क्या होती है, इमेजिनरी होती है। क्या होती है, इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी होती है तो इसके बाद जो लिखेगी सिचुएशंस होगी उसको कौन रेफर करेगा, उसको रेफर करेगा बेटा पास्ट सब्जेक्टिव मूड। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेरी बात समझ में आने लग रही, नहीं लग रही भाई। चलिए भाई आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। अब जैसे बेटा हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे हमें यहाँ पर यूज किया बेटा वुड रेदर, और हमें इन सेंटेंसेस में यूज किया बेटा एज दो, एज इफ, है ना। तो एक छोटी सी बात याद रखनी है बेटा, ये बात याद रखनी है कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में लिखा हो बेटा क्या, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में लिखा हो बेटा आई विश, क्या लिखा हो, आई विश, या लिखा हो बेटा एज इफ, क्या लिखा हो, एज इफ, या फिर लिखा हो बेटा एज दो, क्या लिखा हो, एज दो लिखा हो, या फिर सेंटेंस में क्या लिखा हो बेटा इफ, या फिर क्या लिखा हो बेटा वुड रेदर, क्या लिखा हो बेटा वुड रेदर। ठीक है, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में आई विश लिखा हो, एज इफ लिखा हो, एज दो लिखा हो, इफ लिखा हो, वुड रेदर लिखा हो बेटा, तो इनके बाद जो लिखी गई सिचुएशंस होती है बेटा वो इमेजिनरी होती है। मतलब ये होते हैं बेटा आपके कंजंक्शन ऑफ, क्या बोलोगे, ये कंजंक्शन होते हैं, लेकिन आप इसको क्या बोलोगे बेटा, कंजंक्शन ऑफ, ये कंजंक्शन ऑफ पोजिशंस होते हैं, मतलब सपोज करने के लिए यूज किया जाता है। ये कंजंक्शन ऑफ इमेजिनेशन होते हैं, है ना, कंजंक्शन ऑफ इमेजिनेशन होते हैं। इनका हम यूज करते हैं बेटा किसी भी सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए। अगर इस सेंटेंस में एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, एक छोटी सी बात कि मान लो बेटा अगर इस सेंटेंस में बेटा ये आई विश नहीं लिखा होता तो ये सेंटेंस सही था नहीं था, आप बताइए, आप सेंटेंस सही था। लेकिन अगर इस सेंटेंस में लिखते हैं बेटा आई विश, तो यहां पर लिखी जो सिचुएशंस होगी वो किसको रेफर करेगी बेटा, इमेजिनेशंस को रेफर करेगी। अब इमेजिन करने के लिए बेटा आप कुछ भी इमेजिन करो, इमेजिन करने में क्या जाता है, इमेजिन करने के लिए बेटा आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। अब जैसे एक सेंटेंस में आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकली, एक छोटी सी बात डिस्कस करूंगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा ए, मैं लिखा बेटा माई फादर इज ए बैट, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा बेटा इफ माई फादर इज ए बैट, ठीक है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा कि इन दोनों सेंटेंस में यहां पर लिखा बेटा माई फादर इज ए बैट, क्या लिखा गया स्टेटमेंट सही है। अगर मैं ए सेंटेंस की बात करूं क्या ये सेंटेंस सही है, सही है। माई फादर बेटा लिविंग है नॉन लिविंग है, और बैट लिविंग है नॉन लिविंग है, क्या पिता कभी बैट बन सकते हैं, तो सेंटेंस सही है गलत, गलत हो गया। चल आप मान लो बेटा कि आप बोल रहे हैं सर कि हमें यहां पर क्या लिखना चाहिए, वर माई फादर हैज ए बैट, फिर तो वो सिचुएशन में उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा बेटा मैं,
मैं ये बात कर रहा हूँ कि माई फादर इज ए बैट, सही है गलत? गलत हो गया नहीं। लेकिन अगर आप बोले बेटा आई विश मतलब इफ माई फादर इज ए बैट, अगर आप इस बात को इफ लगा के बोल रहे हो तो लिखी गई सिचुएशन इमेजिनरी होगी नहीं होगी? तो अगर इमेजिनरी होगी तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा? वर। अगर वर लिख देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? अगर आप बोले बेटा इफ माय फादर वर ए बैट, कि काश मेरे पिताजी बैट होते, कहने का मतलब ये है बेटा ये जो लिखे गए जो कंजंक्शन है ना, ये कंजंक्शन ऑफ सपोजिशंस होते हैं, ये इमेजिनेशंस होते हैं। इनके बाद जो लिखी गई सिचुएशन होती है वो इमेजिनरी होती है। क्या होती है? इमेजिन के लिए आप कुछ भी इमेजिन कर लो। आप अपने पिता को बोर्ड इमेजिन कर लो, काश मेरे पिताजी व्हाइट बोर्ड होते, काश मेरे पिताजी पंखा होते, काश मेरे पिताजी फोन होते। तो इमेजिन करने के लिए हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, हाँ या ना? तो ये ध्यान में रखना बेटा, अगर ये सेंटेंस सही हुए ना बेटा, ये सही हुए इन कंजंक्शन ऑफ सपोजिशन या फिर कंजंक्शन ऑफ इमेजिनेशन की वजह से। अगर कंजंक्शन ऑफ इमेजिनेशन ना लिखा हो नहीं, ये सारे सेंटेंस क्या है? गलत है। ये सारे सेंटेंस क्या है? गलत है भाई, रॉन्ग है सारे सेंटेंस। ये सही है इनकी वजह से। इमेजिन करने के लिए आप कुछ भी इमेजिन कर लो भाई। बात समझ में आएगी नहीं? आप पिता को बैट बना दो, आप पिता को बॉल बना दो, कुछ भी बना दो भाई। अब जैसे एक सेंटेंस डिस्कस करो आपके सामने, एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं बेटा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, माय फादर इज ए कोच, और एक क्वेश्चन और डिस्कस किया जाए बेटा, इफ माय फादर इज ए कोच। अब बताओ बेटा इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है? अब सी सेंटेंस सही है गलत है बेटा? माय फादर इज ए कोच सही है बेटा, क्योंकि लिखा गया स्टेटमेंट फैक्ट है। लिखा गया स्टेटमेंट क्या है? फैक्ट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले बेटा कि इफ माय फादर इज ए कोच, अगर वो इफ लगा के बोल रहा है तो लिखा गया स्टेटमेंट क्या होगा? फैक्ट होगा, कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट होगा। अगर कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्ट होगा तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा? वर। मतलब सपोज करने के लिए बेटा कुछ भी सपोज करो। बात समझ में? आप अपने पिता को कोच बनाओ, पिता को बेंच बनाओ, पिता को बोतल बनाओ भाई, कुछ भी बनाओ पिता को सपोज करने के लिए। तो ध्यान में रखना बेटा आई विश है, इफ है, एज इफ है, एज दो है, वुड रादर है बेटा, ये होता है आपके कंजंक्शन ऑफ सपोजिशन। इनके थ्रू हम क्या करते हैं? चीजों को सपोज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सपोज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्वेश्चन नंबर 15 और देखो, एक छोटा सा पॉइंट और रह गया बेटा, फिर ये कंसेप्ट मतलब टोटल क्या नाम है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखना। कमल pretended as if he were afraid। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ 15 का। कमल pretended as if he were afraid। कमल pretended as if he were afraid। चलिए बेटा एक छोटी सी बात मुझे बताइए, मेन क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा। एक मैं छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, यहां पर लिखा था बेटा क्वेश्चन में सी स्कोल्स हिम, और यहां लिखा था बेटा सी स्कोल्स मी। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहां पर लिखा गया जो इमेजिनेशन था वो कहां का था? प्रेजेंट का था, पास्ट का था? कहां का था बेटा? यहां पर स्कोल्स लिखना बेटा, एस नहीं लगाया मैंने, एस लगा लेना, थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा बेटा, आपने बोला नहीं बेटा। स्कोल्स लिखना है। क्या लिखना है इसको? स्कोल्स। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये लिखा गया सेंटेंस प्रेजेंट का था बेटा, पास्ट का था? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि लिखा गया जो इमेजिनेशन था वो बेटा प्रेजेंट का था, पास्ट का था? इमेजिनेशन कहां का था बेटा? प्रेजेंट का। लिखा है बेटा सी स्कोल्स मी, या फिर इसकी बात कर लेते हैं राम प्रिटेंड्स। तो लिखा गया जो बेटा इमेजिनेशन था बेटा कहां का था? प्रेजेंट का है, पास्ट का? प्रेजेंट का था। अब एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, जब हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट के इमेजिनेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट के इमेजिनेशन की बात करते हैं, तो उसके साथ आपने हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म का यूज करना है? सेकंड फॉर्म का। मैंने क्या बोला? प्रेजेंट के इमेजिनेशंस के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो ये कहां का इमेजिनेशन चल रहा है? स्कोल्स मी, स्कोल्स हिम, राम प्रिटेंड्स, ये इमेजिनेशन कहां का बेटा?
प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट के इमेजिनेशन के लिए बेटा वर्ब की कैसी फॉर्म यूज करें, बोलो बोलो। प्रेजेंट के इमेजिनेशन के लिए वर्ब की कैसी फॉर्म यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म। अब पीछे वाले क्वेश्चन पर भी आ जाते हैं बेटा। अब देखो यहां पर लिखा बेटा द मैन बिहेव्स, तो इमेजिनेशन कहां का है, प्रेजेंट का है पास्ट का है, कहां का भाई, प्रेजेंट का। ये लिखा बेटा कमल एक्ट्स, तो इमेजिनेशन प्रेजेंट का है पास्ट का है, बोलो प्रेजेंट का है। और यहां पर आप देख सकते हो कि द मैन वॉक्स, द मैन टॉक्स, तो ये इमेजिनेशन प्रेजेंट का है पास्ट का है। तो एक छोटी सी बात आपको समझ में आई कि जब हम सेंटेंस में कभी भी प्रेजेंट के इमेजिनेशन की बात करते हैं, किसके इमेजिनेशन की बात करते हैं बेटा, प्रेजेंट के, तो प्रेजेंट के इमेजिनेशन के लिए हमेशा बेटा वर्ब की कैसी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म। मेरी बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन अब की बार अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये इमेजिनेशन प्रेजेंट का है या पास्ट का है, आप बोल सर पास्ट का है। अब इस बात को ध्यान में रखना, अगर हम बेटा पास्ट के इमेजिनेशन के बारे में बात करें तो आपने हमेशा वहां पर यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर बेटा जो वर लिखा है ना बेटा, वर, इसको हटाओ, यहां पर हम लिखेंगे बेटा हैड बीन। क्या लिखेंगे, हैड बीन। और मीनिंग क्या हुआ इसका, मीनिंग अंडरस्टूड मीनिंग देखो, इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि कमल प्रिटेंडेड, कि कमल ने दिखावा किया, एज इफ, कैसे दिखाया, दिखावा किया, ही हैड बीन अफ्रेड, तो ही हैड बीन अफ्रेड का मतलब क्या हो गया बेटा, इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया बेटा, बट ही वॉज लेकिन वो डरा हुआ नहीं था। अब देखो ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, पास्ट का है, पास्ट का। और यहां पर आंसर देखो, यहां पर आंसर किसका था बेटा, प्रेजेंट का रहा था, पास्ट का रहा था। यहां पर आंसर किसका था बेटा, प्रेजेंट का है, पास्ट का, कहां का आने लग रहा था बेटा, तो प्रेजेंट के इमेजिनेशन के लिए बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। और पास्ट के इमेजिनेशन के लिए बेटा हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। पास्ट के इमेजिनेशन के लिए बेटा पास्ट परफेक्ट। अच्छा सेकंड फॉर्म बोला क्या, अच्छा वैसे ही बोल दिया होगा भाई, रात का टाइम है तो पास्ट परफेक्ट टेंस सबको पता चल गया बेटा, हेड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, रात का टाइम है भाई। थोड़ी हमारी भी हैबिट होने लग रही है, क्या नाम है, रात को पढ़ाने की, आराम आराम से हो जाएगी, पता नहीं चल जाता कई बार। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई ये बात। एक दो क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 16 देखना, 16 है, कहां गए तुम, 16 क्वेश्चन है बेटा। माय फ्रेंड acted as though he was या had been my brother। अब वही कहानी है बेटा, अगर आपने पीछे देखा हो, अगर आपने पीछे वाले सेंटेंस में देखा हो कि अगर हम इफ क्लोज के साथ इज लिख रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख रहे थे, वहां पर उसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या था बेटा, मे बी। क्या था, मे बी। अब हम यहाँ पर इज की जगह क्या लिख रहे हैं बेटा, वोज। क्या लिख रहे हैं, वोज। अगर वहां पर उसका अंडरस्टूड मीनिंग मे बी था, तो यहाँ पर वोज लिखने से इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, माइट बी। मे की वीकर फॉर्म क्या होती है बेटा, पास्ट की माइट होती है। अगर हैड बीन लिखेंगे तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, बट ही is not a was not, if he was not my। अब मुझे बताओ बेटा इन दोनों में से कौन सा सही है, वो सही है, हैड बीन सही है, दोनों सही है। वही बात, अब इज और वोज वाली बात, इज और वर वाली बात डिस्कस की थी, अब इज और वर की जगह बेटा वोज और हैड बीन है। क्यों वोज और हैड बीन लिखने लग रहे बेटा, इसलिए लिखने लग रहे बेटा क्योंकि इमेजिनेशन प्रेजेंट का है, पास्ट का है, पास्ट का। तो पास्ट के इमेजिनेशन के लिए बेटा या तो हम वॉज यूज करेंगे या फिर हैड बीन यूज करेंगे, दोनों यूज करेंगे। कौन सा सही बेटा, माई फ्रेंड एक्टेड एज दो ही वॉज माई ब्रदर, माई फ्रेंड एक्टेड एज दो ही हैड बीन माई ब्रदर। अब यहां पर लॉजिकल आंसर कौन सा होगा बेटा, वर्ड को हटाओ। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17,
चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, बाकी इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूँ। अब ये इन्वर्टर पे चल रहा है क्या? लाइट पे चल रहा है, बंद ना हो जाए, ये डर है मुझे बस। इन्वर्टर पे चलाओ ना इसको, ये बंद तो ना हो जाए। बंद हो जाएगा क्या? अच्छा टीटी कर, ओके। ये तो नहीं दिक्कत हो जाए इसमें। चलो कोई नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन और फिर इसके बाद समाप्त हो जाएगा ये टॉपिक। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? एक लास्ट क्वेश्चन और बेटा। आई विश आई लर्नट स्विमिंग। अगर ये सेंटेंस इतना लिखो बेटा, सही है गलत है? आई विश आई लर्न स्विमिंग। लर्नट बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर पर्सन विश कर रहा है तो इस पर्सन ने स्विम को मतलब इसने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा? नहीं सीखा होगा, विश कर रहा है। अगर सीखो तो इसको विश करने की जरूरत है नहीं पड़ती। लेकिन अगर इस सेंटेंस को, हाँ एक छोटी सी बात और पूछनी थी इस क्वेश्चन में ही, ये इमेजिनेशन कहाँ का माना जाएगा? प्रेजेंट का, पास्ट का? प्रेजेंट का। लेकिन अगर इस सेंटेंस में लिख दो बेटा इन चाइल्डहुड, तो इन चाइल्डहुड लिखने से बेटा ये इमेजिनेशन कहाँ का हो गया? प्रेजेंट का है, पास्ट का? अब ये इमेजिनेशन हो गया बेटा पास्ट का। कहाँ का हो गया? अगर पास्ट का इमेजिनेशन हो गया तो पास्ट के इमेजिनेशन के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट। तो बस ये लर्न से पहले क्या लगा दो बेटा? तो इस बात को ध्यान में रखना बेटा कि अगर हम कभी भी प्रेजेंट के इमेजिनेशन की बात करेंगे तो हमेशा यूज करना वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हम पास्ट के इमेजिनेशन की बात करें बेटा, उस केस में आपने यूज करना पास्ट परफेक्ट। यहां तक बताओ भाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो? मेरी बात समझ में सही रहना। और ध्यान में रखना बेटा, इफ है, एज इफ है, एज दो बेटा ये कंजंक्शन ऑफ पोजिशंस होते हैं, कंजंक्शन ऑफ इमेजिनरी होते हैं, और इनके थ्रू ही हम चीजों क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं, है ना? इनके थ्रू हम चीजों क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। यहां तक बताओ भाई, किसी प्रकार का कोई डाउट, को शंका, को संकोच? अब दिक्कत होगी भाई, बंद कर दो इसको एक बार, अभी कर दो। ये साइड वाला करना, ये वो हाँ कर दो, कोई नहीं चलने दो। यहाँ तक कोई डाउट हो? ये स्क्रीन ऑफ हो गई भाई शायद। ये चल रही है रिकॉर्डिंग? चलने लग रही है ये स्क्रीन? अब ये रिकॉर्डिंग चल रही है अपने, और ये ऑफ हो गया। अच्छा स्क्रीन बंद हो जाती है। चलिए किससे स्टार्ट होगी भाई? 1 मिनट रुकना स्टूडेंट्स, 1 से। अभी स्टार्ट नहीं होगा? अच्छे से कुछ नहीं करना है क्या? ये तो ठीक है, कुछ नहीं करना तो भाई, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मुझे पढ़ाने का नॉलेज है भाई, इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है। अच्छा मतलब थोड़ा हाथ पता लग गया, नहीं चल रहा है सही चल रहा है मामला, बाकी हम यहाँ से ही पता लगा लेंगे। सही बात है भाई, हाँ सही। तो यहाँ तक सारा मामला क्लियर है भाई। प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट की इमेजिनेशन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है भाई, तो ये अपना हो गया भाई पास्ट सब्जेक्टिव मोड हो गया कंप्लीट। और अब हम आते हैं टेंस के कुछ क्वेश्चंस पर, और मुझे लग रहा है कि आप सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों के बड़े आराम से क्या दे सकते हो भाई? आंसर्स दे सकते हो। और आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, शायद धुंधले दिखाई दे रहे होंगे आपको, शायद स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई। अगर आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो आप थोड़ा ध्यान देना भाई, तो आप फोकस रखना, फोकस रखोगे तो बात बन जाएगी, है ना? अब पहले क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। यू लुक रियली ग्रेट डैश यू वर्क आउट एट द फिटनेस सेंटर रिसेंटली। अब देखो भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो। चलिए भाई एक बार इस क्वेश्चन को खुद आंसर बताओ। अब ये बात भी ध्यान में रखनी बेटा कि लिखा गया सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है। लिखा गया सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव है। अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर आपका मेन वर्ब आता है। अब एक क्वेश्चन का आंसर ये देखो बेटा, इस पहले क्वेश्चन का एक बार आंसर डिस्कस करते हैं। एक बार क्वेश्चन का आंसर बताओ। यू लुक रियली ग्रेट यू डैश यू वर्क एट द फिटनेस सेंटर रिसेंटली। अब देखो बेटा, अब इस सेंटेंस में क्या लिखा बेटा? रिसेंटली लिखा है। क्या लिखा है? रिसेंटली। ये हमें टेंस में पढ़ा था बेटा। रिसेंटली यहाँ पर क्या बेटा? टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है।
कैसा वर्ड है बेटा? टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है। अच्छा कलर ये दिखाई नहीं देगा, ब्लैक ले ले क्या? अच्छा रेड ले लिया, चलिए। तो यहां पर तो बेटा रिसेंटली लिखा हुआ बेटा, रिसेंटली, तो रिसेंटली यहां पर क्या बेटा? ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है। और टाइम डिसाइड द, टाइम ही डिसाइड करेगा टेंस को। ये बात हम, इस बात को तुम रूल्स के थ्रू भी समझ सकते हो कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में रिसेंटली लिखा हो, लेटली लिखा हो, ऑफ लेट लिखा हो, सो फार लिखा हो, जस्ट लिखा हो, जस्ट नाउ लिखा हो, इनके साथ हमेशा कौन सा टेंस आता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो एक बार मैं इस बात को आंसर भी लिख देता हूं बेटा कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट लिखो। अगर मान लो कि बेटा इस सेंटेंस में थोड़े टाइम के लिए बेटा, थोड़े टाइम के लिए मान लेते कि रिसेंटली नहीं है, अगर ये सेंटेंस बेटा इतना ही लिखा हो, इतना मतलब इतना ही लिखा हो कि यू लुक रियली ग्रेट, यू डैश एट द फिटनेस सेंटर, रिसेंटली ना लिखा हो। अब जैसे मान लो कि कोई, अगर आप किसी व्यक्ति को क्या बोलने लग रहे हो बेटा? किसी व्यक्ति को बोलने लग रहे हो बेटा यू लुक रियली ग्रेट, यू लुक रियली ग्रेट, तो यू लुक रियली ग्रेट बेटा एक लिखा गया सेंटेंस में क्या बेटा? ये रिजल्ट है। क्या बेटा? ये रिजल्ट। और रिजल्ट कब आया बेटा? प्रेजेंट में, पास्ट में? रिजल्ट आया बेटा प्रेजेंट में। कैसे पता चला बेटा? ये लुक लिखा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है ना। और डैश यू वर्क आउट एट द फिटनेस सेंटर। एक बात बताओ कि मान लो किसी व्यक्ति ने जिम ज्वाइन किया, क्या किया? जिम ज्वाइन किया। अब उसका जो शरीर बना होगा तो 2-4 दिन की मेहनत से तो नहीं बना होगा, कम से कम उस व्यक्ति ने साल, 6 महीने, 2 साल क्या किया होगा? मेहनत किया होगा, और जिसकी वजह से उसका शरीर बन गया। और शरीर बनने के बाद वो कैसे दिखाई देने लग गया? ग्रेट दिखाई देने लग गया भाई प्रेजेंट में। मेहनत कब की और अच्छा दिखाई देने कब लग रहा है? प्रेजेंट में। तो इसका जो मेहनत करने वाला जो काम है बेटा, वो कहां का है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है? पास्ट का है। मेहनत करने वाला काम पास्ट का है और रिजल्ट उसका प्रेजेंट में है। और जो तुम्हारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? पास्ट प्लस में प्रेजेंट। क्या होते हैं? पास्ट प्लस में प्रेजेंट। जो एक्शन तुम्हारे पास्ट प्लस में प्रेजेंट होते हैं उनको हमेशा किस टेंस में लिखना पड़ता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है। टेंस के अंदर पढ़ाया होगा मैंने, है ना। किस में लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर ये लिखा गया सेंटेंस या स्टेटमेंट क्वेश्चन है, क्या है बेटा? क्वेश्चन है, तो पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब यू के अकॉर्डिंग अगर हेल्पिंग वर्ब लिखना तो सबसे पहले क्या लिखो बेटा? यहां पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा हैव। क्या लिखना पड़ेगा? हैव। और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा बेटा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? क्या होती है? तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा, अगर इस सेंटेंस में रूल्स भी ना लिखा हो, नहीं क्या ना लिखा हो? रूल्स भी ना लिखा हो, नहीं, तब भी यहां पर कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। क्योंकि बेटा इसका रियली ग्रेट दिखना एक्शन प्रेजेंट का है, और रियली ग्रेट दिखने में इसने पास्ट में बहुत सारी मेहनत की होगी। अगर पास्ट में बहुत सारी मेहनत की होगी तो अगर कोई भी एक्शन पास्ट प्लस में प्रेजेंट होता है उसको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है। और जैसे कि सभी स्टूडेंट ने पता कि बेटा इस सेंटेंस में रिसेंटली लिखा हुआ है, और रिसेंटली यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है और टाइम डिसाइड द टेंस, तो रिसेंटली के थ्रू भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया भाई सबको? अब सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट डैश यू डू व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। आप यहाँ पर भी देख सकते हो बेटा, यहाँ पर लिखा गया सेंटेंस या लिखा गया स्टेटमेंट क्वेश्चन है। लिखा गया सेंटेंस या लिखा गया स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन है। अगर लिखा गया सेंटेंस या लिखा गया स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। व्हाट डैश यू डू व्हेन यू एक्सीडेंट अकर्ड। देखो बेटा इस सेंटेंस के दो आंसर हो सकते हैं। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा कि व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, व्हेन क्लोज के साथ जो लिखा गया सेंटेंस या क्लोज होता है ना बेटा, वो हमेशा किसको रेफर करता है बेटा? वो हमेशा रेफर करता है टाइम को। किसको रेफर करता है? टाइम को। याद है क्या? when, while, after, before, as soon as long as, until, ये क्या होता है बेटा? ये होता है कंजंक्शन ऑफ टाइम। अगर ये कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है तो इनसे बनने वाला जो क्लोज होगा बेटा वो भी किसको रेफर करेगा? टाइम को रेफर करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा टाइम कहां का है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है? पास्ट का है, क्योंकि क्या लिखा बेटा? अकर्ड। अगर टाइम पास्ट का है तो एक्शन भी कहां का होगा बेटा? एक्शन भी कहां का होगा? एक्शन भी पास्ट का होगा।
अगर एक्शन भी पास्ट का होगा और लिखा गया सेंटेंस अगर क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हमें 2 आंसर लिखने पड़ेंगे बेटा। तो एक इस सेंटेंस का आंसर होगा क्या बेटा, एक इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिड यू डू। क्या होगा बेटा, डिड यू डू। तो पहले अपने यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, पहले अपने यहां पर यूज करना पड़ेगा डिड। क्या यूज करना पड़ेगा, पहले अपने यूज करना पड़ेगा बेटा डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बेटा डू। मतलब इस क्वेश्चन के आंसर बेटा ये होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के एक और आंसर हो सकता है जो आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का बेटा एक और आंसर हो सकता है। एक और आंसर क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी काम को करना कैसा एक्शन होता है, टाइम टेकिंग एक्शन होता है, अब्रप्ट होता है। अब्रप्ट तो नहीं होता भाई, टाइम टेकिंग होता है। कि मान लो कि किसी व्यक्ति ने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करना स्टार्ट किया। मान लो कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने ए पॉइंट पे काम करना स्टार्ट किया और वो किसी काम को बेटा बी पॉइंट पे खत्म करेगा। ठीक है, खत्म करेगा। अब जैसे मान लो कि पर्सन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करना स्टार्ट कर रहा था और उसके बीच में क्या होगा बेटा, एक एक्सीडेंट हो गया। ना वो एक्सीडेंट हुआ बेटा इस पॉइंट से पहले, ना हुआ इस पॉइंट के बाद। और कोई भी एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के लिए वैलिड होते हैं, वो एक्शन क्या होते हैं, टेम्परेरी। और टेम्परेरी एक्शन हमेशा किस टेंस में लिखने पड़ते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में। और आप यहां पर बेटा कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग भी कर सकते हो। कौन सा टेंस का प्रयोग कर सकते हो भाई, आप यहां पर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग भी कर सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए एक आंसर और लिख रहा हूं बेटा, कॉन्टिन्यूस टेंस का आंसर। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर हम लिखेंगे व्हाट आर यू, वट आर यू, प्रेजेंट है पास्ट है बेटा, पास्ट है नहीं तो वट आर नहीं, क्या लिखेंगे वर, वर आएगा नहीं, वट वर यू डूइंग। इस क्वेश्चन के बेटा 2 आंसर हो सकते हैं। कितने आंसर हो सकते हैं, 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करना भाई। I dash have the same car for more than 10 years. I am thinking about buying a new car one. एक बात बताओ बेटा, अगर ये सेंटेंस इतना लिखा होता तो सेंटेंस सही है गलत? थोड़े टाइम के लिए मान लो बेटा कि इसमें ये लाइन नहीं लिखी हुई है। अगर ये सेंटेंस इतना लिखा हो बेटा तो ये सेंटेंस सही है बेटा गलत? फॉर मोर देन 10 ईयर्स, फॉर मोर देन 10 ईयर्स क्या बेटा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ तुम इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भी कर सकते हो, परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हो और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हो। अब एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, अगर सेंटेंस इतना लिखा हो कि आई डैश हैव द सेम कार फॉर मोर देन 10 ईयर्स, तो इसमें कौन कौन से आंसर आ सकते हैं? यहां पर हैव गलत होगा सही होगा? यार मैं भीग गया। यहां पर हैव सही होगा गलत होगा, पहले ये बताओ मुझे। ये बता दो बेटा, इसमें हैव सही होगा गलत होगा? एक बात बताओ, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर ये सेंटेंस इतना लिखा हो तो सही है गलत है? एक बात बताओ मुझे, मैंने एक छोटी सी बात पढ़ाई थी क्लास के अंदर, अगर याद हो। अगर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें बेटा, किसकी बात करें, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ कौन सा प्रपोजिशन आता है बेटा, फॉर। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ बेटा हम इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते नहीं कर सकते हैं? अब याद करो बेटा, मैंने एक बात बताई थी, अगर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा किसको रेफर करेंगे, फैक्ट को। तो ये लिखा गया स्टेटमेंट फैक्ट होगा कि नहीं होगा, कि आई हैव द सेम कार फॉर मोर देन 10 ईयर्स, कि मेरे पास ये कार 10 साल से ज्यादा तक है। फैक्ट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ बस मुझे। अगर मैं सेंटेंस में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखूं, अगर मैं सेंटेंस में हैव लिखूं कि आई हैव द सेम कार फॉर मोर देन 10 ईयर्स, कि मेरे पास जो सेम कार है ये 10 साल से ज्यादा तक होगी, फैक्ट है नहीं है? मान लो कि इसकी वैलिडिटी 10 साल से ज्यादा तक है, तो ये फैक्ट है कि नहीं है, फैक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखूं तो तब भी सेंटेंस सही होगा नहीं होगा, कि आई हैड द सेम कार फॉर मोर देन 10 ईयर्स, कि यही सेम कार मेरे पास कितने साल से ज्यादा थी, 10 साल से ज्यादा थी, फैक्ट है कि नहीं है? अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं बेटा, आई हैव हैड द सेम कार फॉर मोर देन 10 ईयर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यही सेम कार मुझे 10 साल से और ज्यादा और चलानी पड़ी। मतलब ये सेंटेंस उसके बाद भी कंटिन्यू था कि नहीं था, 10 साल से ज्यादा भी। तो कुल मिला के बात ये बेटा कि अगर एक सेंटेंस इतना लिखा हो तो इसमें हर टेंस क्या है, सही है, हर टेंस सही है। लेकिन
लेकिन एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं बेटा, इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? इस सेंटेंस में लिखा हुआ है आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग ए न्यू कार। क्या बोल रहा है बेटा? ये बोल रहा है कि आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग ए न्यू कार, मतलब अब ये नई कार लेने के बारे में सोच रहा है। अब ये नई कार लेने के बारे में सोच रहा है, अभी ली नहीं है, अभी नई कार लेने के बारे में सोच रहा है। अब ये नई कार लेने के बारे में सोच रहा, तो ये कार अभी भी उसके पास होगी या नहीं होगी? क्योंकि अभी तक तो उसने कार नहीं खरीदी है, नहीं तो अभी भी उसके पास कार होगी ही नहीं होगी? होगी। अगर होगी तो ना तो यहां पर बेटा आएगा पास्ट इंडेफिनिट, ना आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर कौन सा आएगा? ओनली परफेक्ट टेंस। कौन सा आएगा? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस है ना बेटा, ये इसकी वजह से आया, ये तो परफेक्ट टेंस है ना बेटा, इस लाइन की वजह से आया, क्योंकि ये व्यक्ति बोल रहा है कि आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग ए न्यू कार, मतलब अभी ये व्यक्ति नई कार लेने के बारे में सोच रहा है। अभी ये सोच रहा है, ली नहीं है। अगर ली नहीं है, अभी सोच रहा, तो अभी भी उसके पास पुरानी कार होगी कि नहीं होगी? अभी भी होगी। तो अभी भी होगी, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा? आई हैव, तो यहां पर लिखा बेटा आई हैव हैड द सेम कार फॉर मोर देन 10 years, आई एम थिंकिंग अबाउट ए न्यू कार। इतना बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, भाई, इफ इट डैश स्नो दिस वीकेंड वी डैश गो सीकिंग नियर लेक। उसके बाद लिखा है लेक का नाम है टोई। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, यहां पर लिखा हुआ है दिस वीकेंड, क्या लिखा हुआ है? दिस वीकेंड लिखा हुआ बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा दिस वीकेंड टाइम कहां का है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? अगर मैं आपसे डिस्कस करूं बेटा कि दिस वीकेंड टाइम कहां का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है? दिस वीकेंड बेटा टाइम फ्यूचर का, दिस वीकेंड का मतलब होता है बेटा आने वाला वीकेंड, है ना? तो ये जो दिस वीकेंड है बेटा, ये टाइम कहां का है? ये टाइम है फ्यूचर का। अगर टाइम फ्यूचर का है, तो अगर इफ क्लोज में फ्यूचर लिखना चाहते हो, तो हमेशा कौन सा टेंस लिखना पड़ता है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखना पड़ता है। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा स्नोज। अगर हम कभी भी सबऑर्डिनेट क्लोज या इफ क्लोज में फ्यूचर टेंस लिखना चाहते हो, नहीं तो वहां पर आपने हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखना पड़ता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा कौन सा टेंस शो करता है? फ्यूचर टेंस शो करता है। और उसके बाद जो मेन क्लोज होती है उसमें हमें क्या लिखना पड़ता है? फ्यूचर टेंस। वी शैल गो सीकिंग नियर द लेक टोई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तुम्हारा बन गया ओपन कंडीशनल। बाकी कंडीशनल का क्वेश्चन है, अभी कंडीशनल हुआ नहीं है, बाकी आपका कंडीशनल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है भाई? ये कंडीशनल का। किसका क्वेश्चन है? कंडीशनल का है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ भाई। When I returned to Australia, I dash here for 9 months। एक बात बताओ बेटा, एक छोटी सी बात बताओ, वैन क्लोज के साथ अगर हम कभी भी सेंटेंस में वैन क्लोज लिखते हैं, वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। मतलब फैन बॉयज को छोड़ के, फोर एंड नोर बट और यर सो को छोड़ के अगर सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन लिखा हो, तो वो कोऑर्डिनेट होता है, सबऑर्डिनेट होता है? सबऑर्डिनेट होता है। कैसा कंजंक्शन होता है? सबऑर्डिनेट। अगर हम कभी भी, जैसे इफ भी कैसा कंजंक्शन था बेटा? सबऑर्डिनेट। और वैन भी कैसा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट। अगर हम कभी भी सबऑर्डिनेट क्लोज में बेटा प्रेजेंट टेंस लिखते हैं, कौन सा टेंस लिखते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट टेंस लिखते हैं, तो वो एक्शन क्या माना जाता है? फ्यूचर माना जाता है। पता था नहीं? अगर हम कभी भी सबऑर्डिनेट क्लोज में बेटा प्रेजेंट टेंस लिखते हैं, कौन सा टेंस लिखते हैं बेटा? प्रेजेंट टेंस लिखते हैं, तो वो टाइम हमेशा क्या माना जाता है बेटा? वो टाइम हमेशा माना जाता है फ्यूचर। क्या माना जाता है बेटा? वो टाइम बेटा फ्यूचर माना जाता है। वो टाइम फ्यूचर माना जाता है कि व्हेन आई रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से कब रिटर्न होगा बेटा? फ्यूचर में। ठीक है। अगर इस सेंटेंस में बेटा 9 मंथ्स नहीं लिखा होता, नहीं तो यहां पर आता कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन यहां पर क्या लिखा बेटा? 4 9 मंथ्स। 4 9 मंथ्स, और 4 9 मंथ्स यहां पर क्या बेटा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। क्या बेटा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ या तो आता परफेक्ट टेंस या फिर आता परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस तो बनने वाला नहीं है भाई, तो यहां पर कौन सा टेंस आएगा? परफेक्ट का। लेकिन परफेक्ट का किसका आएगा? प्रेजेंट का आएगा, पास्ट का आएगा, फ्यूचर का आएगा? फ्यूचर का। क्योंकि वैन के साथ जो लिखा गया टाइम होता है नहीं बेटा, क्योंकि सबको पता है कि वैन तुम्हारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हमेशा ही सबऑर्डिनेट क्लोज बनती है, और वैन तुम्हारा कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है। अरे टाइम कहां का बेटा? प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का है? फ्यूचर का है। तो वहां पर हम परफेक्ट टेंस तो लिखेंगे, लेकिन कहां का परफेक्ट टेंस लिखेंगे बेटा? फ्यूचर का। तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखो बेटा, आई शैल हैव बीन। आई शैल
हैव बीन। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखो बेटा कि व्हेन आई रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया आई शैल हैव बीन हियर फॉर 9 मंथ्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ बेटा, ये तो सबसे आसान है। सेम डैश अराइव इन सैम डिगो ए वीक एगो। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं बेटा ए वीक एगो, तो एक वीक एगो टाइम कहां का बेटा? आप बोलो सर ए वीक एगो जो टाइम आंसर ये पास्ट का है, कहां का टाइम है भाई? अगर टाइम पास्ट का है तो कौन सा टेंस आना चाहिए भाई? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस आना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है बेटा? अराइव्ड। क्या होता है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है अराइव्ड। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखोगे सैम अराइव्ड इन सैम डिगो ए वीक एगो, हाँ या ना? अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन का आंसर बताओ। Samantha live in Berlin for more than 2 years. In fact, she does live there when the Berlin Wall came down. एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Samantha does live in Berlin for more than 2 years. In fact, she does live there when the Berlin came well down. एक बात बताओ मुझे भाई, एक छोटी सी बात बताओ। यहां पर जो लिखा है ना बेटा when the Berlin Wall came down, ये टाइम कहां का बेटा? प्रेजेंट का है, पास्ट का है? पास्ट का है। बहुत बढ़िया, ये पास्ट का भाई। अब यहां पर देखो समंता लिव इन बर्लिन फॉर मोर देन 2 इयर्स। जो समंता बेटा वो कितने साल तक रही वहां पर? 2 से ज्यादा साल तक रही। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा बेटा लिव्ड। लिव्ड क्यों लिखना पड़ना पड़ा बेटा? क्योंकि यहां पर टाइम पास्ट का है कि समंता वहां पर कितने दिन तक रही बेटा? 2 साल से ज्यादा रही। और सबको पता है बेटा कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं ही नहीं करते हैं? अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं तो वो हमेशा किसको रेफर करता है बेटा? फैक्ट को। तो फैक्ट है कि नहीं है? ये लिखा गया सेंटेंस फैक्ट है कि समंता वहां पर 2 साल से ज्यादा रही ना, 2 साल से ज्यादा मतलब उतने साल तक ही रही जितना यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है नहीं? अब आगे कहानी। इन फैक्ट शी डैश लीव देयर व्हेन द बर्लिन वेल केम डाउन। अब बर्लिन वेल केम डाउन जो लिखा है बेटा, यहां पर हमें कौन सा टेंस लिखना चाहिए ब्लैंक्स के अंदर? व्हेन द बर्लिन वेल केम डाउन। अब जिस समय बर्लिन में ये चीज हुई होगी बेटा, उस समय वहां पर समंता होगी या नहीं होगी? जिस समय बेटा घटना घटी होगी, व्हेन द बर्लिन वेल केम डाउन, जिस समय बेटा घटना घटी होगी उस समय वहां पर समंता होगी या नहीं होगी? समंता होगी। अगर समंता होगी तो यहां पर हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए बेटा? सी वाज क्या लिखो बेटा? सी वाज लिविंग व्हेन द बर्लिन वेल केम डाउन। तो जिस समय बर्लिन में सब घटना हुई उस समय समंता थी। अगर उस समय समंता थी तो हमें यहाँ पर कौन सा टेंस लिखना चाहिए बेटा? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस लिखना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर देखो बेटा व्हेन क्लोज के साथ जो लिखा गया टाइम होता है बेटा, वो टाइम कौन सा दे रखा बेटा? प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट दे रखा है। अगर पास्ट दे रखा है तो हमें यहाँ पर कौन सा टेंस लिखना चाहिए बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस लिखना चाहिए? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। यहां तक बताओ भाई किसी प्रकार का डाउट हो? देखो भाई समंता रही बेटा वहां पर 2 साल से ज्यादा, और जिस समय बर्लिन में घटना घटी उस समय समंता थी। अगर समंता थी तो यहां पर हमें कौन सा टेंस लिखना पड़ेगा बेटा? कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें कुछ भी लिखो बेटा। देखो ये अगर छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। ये कंडीशनल के क्वेश्चन है, कंडीशनल टॉपिक अभी हुआ नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, ये कंडीशनल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ये भी कंडीशनल क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हो बेटा, मतलब कुछ भी लिखो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप कैप्ट लिखो, हेड कैप्ट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंडीशनल क्वेश्चन है, आप यहां पर कैप्ट भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद बेटा क्या लिखोगे? वुड लूज करो। मतलब बेटा मैं एक बार, ये टॉपिक हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने कंडीशनल लिखा है बेटा, सेमी क्लोज कंडीशनल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? सेमी क्लोज कंडीशनल। 3 प्रकार का कंडीशनल होता है बेटा, ओपन क्लोज कंडीशनल, सेमी क्लोज कंडीशनल और क्लोज कंडीशनल। और जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है बेटा, क्लोज कंडीशनल का स्ट्रक्चर है। अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्कस करेंगे हम टॉपिक में। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ बस। Their culture dash disappear by the time European first arrived the new world। एक बात बताओ बेटा, क्या मैंने बाय द टाइम वाले क्वेश्चन क्लास के अंदर करवाए थे? बाय द टाइम होता है बेटा, ये कंजंक्शन फ्रेज होती है जिसका हम यूज करते हैं एक्शन की डेडलाइन के लिए। याद है क्या? बाय द टाइम बेटा एक कंजंक्शन फ्रेज होती है जिसका हम यूज करते हैं एक्शन की डेडलाइन के लिए। एक बार यहां पर इस सेंटेंस को पढ़ो बेटा, बाय द टाइम यूरोपियंस फर्स्ट डैश अपीयर्स इन न्यू वर्ल्ड। ये टाइम कहां का बेटा? प्रेजेंट का है, पास्ट का है?
प्रेजेंट का बेटा, यूरोपियन फर्स्ट, यूरोपियन कब आए थे? प्रेजेंट में आए थे, पास्ट में आए थे? कॉमन सेंस का पता लगा पता कर सकते हो कि ये एक्शन प्रेजेंट का है पास्ट का है। और सबको पता कि बेटा जो यूरोपियन आए थे ना वो प्रेजेंट में नहीं, कब आए थे? पास्ट में आए थे। अगर यूरोपियन पास्ट में आए थे तो ये डेडलाइन कहां की है बेटा? प्रेजेंट की है या पास्ट की है? आप बोलो सर डेडलाइन प्रेजेंट की नहीं, डेडलाइन पास्ट की है ना? तो ये जो डेडलाइन है ये डेडलाइन पास्ट की है, ठीक है। अब मान लो कि बेटा डेडलाइन पास्ट की है तो ये एक्शन हो गया बेटा पास्ट में जाके खत्म। जो भी एक्शन होगा बेटा, ये लिख रखा वो एक्शन, ये रहा बेटा वो एक्शन। तो जो भी एक्शन होगा बेटा, क्या वो एक्शन इस डेडलाइन को क्रॉस कर पाएगा? बोलो, क्या वो एक्शन इस डेडलाइन को क्रॉस कर पाएगा? आप बोलो सर नहीं। जो भी एक्शन होगा बेटा वो पास्ट से पहले होगा, और जो एक्शन पास्ट से पहले होते हैं उसको हमेशा किस टेंस में लिखना पड़ता है? पास्ट परफेक्ट में। किस में लिखना पड़ता है भाई? पास्ट परफेक्ट में। तो हम यहां तो लिखेंगे बेटा पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर यूज करना बेटा हैड डिसअपीयर्ड। क्या यूज करेंगे? हैड डिसअपीयर्ड। तो यहां पर यूज करना बेटा हैड डिसअपीयर्ड। और यहां पर हम क्या यूज करेंगे बेटा? हम यहां पर यूज करेंगे अराइव्ड। क्या यूज करेंगे? अराइव्ड, क्योंकि डेडलाइन है बेटा पास्ट की, और जो भी एक्शन होगा वो पास्ट से पहले होगा। और जो एक्शन पास्ट से पहले होता है उसको हमेशा किस टेंस में लिखना पड़ता है बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है। इतना बताओ बेटा, समझ में आई की बात नहीं आई? बोलो, नो क्वेश्चन समझाइए, बोलो समझ में आई कि नहीं आई? है बेटा थोड़ा बहुत टाइम अपने पास? नहीं अभी तो 10-15 मिनट लेगी क्लास, क्योंकि हमने लेट क्लास स्टार्ट की है नहीं, मतलब 10 एक क्वेश्चन तो करवाएंगे। और यहां तक बताओ भाई, कोई डाउट हो तो पीडीएफ लेके नहीं बैठे बेटा, पीडीएफ वही कर रहा हूं जो मैंने आपको पीडीएफ दी थी, वही पीडीएफ है। यहां तक कोई डाउट है भाई किसी को? एक बार इन क्वेश्चनों का आंसर बताओ बेटा। क्या हो गया इसको? अच्छा यार ऐसे कर देते, कोई नहीं। अब ठीक है। अभी मुझे बताओ बेटा, 9 क्वेश्चन तक कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ बस एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ मुझे एक बार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, 9 हो गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। बी क्वाइट जोन स्लीप। अगर कोई पर्सन किसी को चुप रहने के लिए बोल रहा है तो जिस समय उसको चुप रहने के लिए बोल रहा है तो उस समय एक्शन क्या होगा बेटा? कंप्लीट है इनकम्प्लीट? अब उस व्यक्ति का सोने वाला काम कंप्लीट होगा इनकम्प्लीट होगा? इनकम्प्लीट होगा नहीं। अगर आप कोई व्यक्ति किसी को चुप रहने के लिए बोल रहा है, चुप रहो, चुप रहने के लिए क्यों बोल रहा है? उस समय वो व्यक्ति सोने लग रहा होगा, नहीं सोने लग रहा होगा? अब कोई बच्चा सो रहा है, कई बार शोर शराबा करने लग रहे बच्चे, तो कई बार मम्मा बोल देते नहीं बेटा यहाँ पर शोर शराबा मत करो, चुप रहो। क्यों रहो चुप? क्योंकि वो बेबी अभी, तो वही कहानी है बेटा। जिस समय इस एक्शन के बारे में कहा होगा तो इस समय उस एक्शन की स्टेट क्या होगी? कंप्लीट है इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? जोन इज, जोन अभी सो रहा है, अगर जोन सो रहा है तो भाई चुप रहो। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ। इट डैश रेन ऑल वीक। ऑल वीक यहां पर बेटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ऑल वीक यहां पर क्या बेटा? ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। इट डैश रेन ऑल वीक, यहां पर कुछ भी लिखो अगर सेंटेंस इतना हो। अगर सेंटेंस इतना हो ले बेटा कुछ भी लिखो, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ आप कोई भी टेंस का प्रयोग कर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ तुम इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हो, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी यूज कर सकते हो। बस डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखते हैं तो दोनों का मतलब सेम होता है, याद है क्या? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं तो वो हमेशा इफेक्ट को रेफर करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं तो वो एक्शन उतने ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये बातें हमें डिस्कस की थी।
अगर सेंटेंस इतना लिखो ना बेटा तो इसमें कुछ भी लिखो, ठीक है। लेकिन अगर इस सेंटेंस में आगे लिखा हुआ बेटा, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ बेटा इसमें, कहां गया, ऐसे कर देते हैं, छोड़ो। अब ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अगर इस सेंटेंस में आगे लिखा बेटा आई होप इट स्टॉप सून, आई होप इट स्टॉप सून बिकॉज आई वांट टू गो टू बीच। अगर ये प्रश्न ये बोल रहा है कि आई होप, मुझे आशा है कि इट स्टॉप सून, कि जल्दी ही क्या होगी, बंद होगी। अगर इस व्यक्ति को आशा है कि जल्दी ये बंद होगी, तो अभी बारिश चल रही है कि नहीं चल रही है, अभी भी चलने लग रही है, क्योंकि ये प्रश्न होप कर रहा है, क्या होप कर रहा है कि जल्दी ही बारिश बंद होगी और उसके बाद मैं बीच पे जाऊंगा, है ना। तो अगर ये प्रश्न आशा कर रहा है तो यहाँ पर बारिश बंद हो गई होगी, अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। अगर एक्शन अभी भी प्रोसेस में है तो यहाँ पर बेटा या तो परफेक्ट टेंस लिखो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं तो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। याद करो, सारी बातें डिस्कस की थी बेटा। तो यहाँ पर या तो ऐसे लिखो बेटा हैज रेन्ड, ये भी सही है, और या फिर ऐसे लिखो बेटा हैज बीन रेनिंग, हैज बीन, ये भी सही है बेटा। अब 12 क्वेश्चन का आंसर बताओ। लिसन कपिल, आई डोंट केयर इफ यू डैश मिस द बस दिस मॉर्निंग, यू डैश बी लेट टू वर्क टू मेक टाइम्स, यू आर फायर्ड। मुझे बता दो बेटा दिस मॉर्निंग टाइम कहाँ का है बेटा, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, ये सारा खेल बेटा दिस मॉर्निंग पे है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ पर जो दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है, दिस मॉर्निंग टाइम कहाँ का, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, फ्यूचर का है। एक बात छोटी सी बताओ मुझे बेटा, चलिए आज डेट कौन सा हो गया, आज तारीख होगी भाई 27 अप्रैल हो गया, है ना। इसको ऐसे समझो भाई, आज तारीख कितना हो गया भाई, 27 अप्रैल हो गया नहीं, आज हो गया भाई 27। इसको ऐसे नहीं, यहां समझा देता हूं। आज कितना तारीख हो गया बेटा, 27 अप्रैल हो गया। इससे पहले क्या था और आगे क्या आएगा, यही कहानी होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, अब बात को ध्यान से सुनना। ये है बेटा 26 अप्रैल, ये है 27 अप्रैल, ये है बेटा 28 अप्रैल, ठीक है। और ये बेटा पूरे दिन की ड्यूरेशन है, ये है 26 अप्रैल, ये है 27 अप्रैल, और ये बेटा 28 अप्रैल, ठीक है। और डे सबको पता है कि डे 3 तरीके से डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है बेटा मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून, के बाद मॉर्निंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, आफ्टरनून, और ये तो होगा। अगर इस सेंटेंस में यूज किया गया बेटा दिस मॉर्निंग, क्या यूज किया गया है, दिस मॉर्निंग। अगर दिस मॉर्निंग यूज किया गया बेटा तो ये मॉर्निंग बेटा 27 की होगी, क्योंकि अगर वो मॉर्निंग बेटा फ्यूचर और पास्ट की होती, किसकी होती है बेटा, फ्यूचर और पास्ट की। अगर ये मॉर्निंग बेटा ये फ्यूचर और पास्ट की होती तो एग्जामिनर इसके लिए यूज करता दैट मॉर्निंग। क्या यूज करता भाई, क्या यूज करता, बोलो। अगर ये मॉर्निंग बेटा पास्ट की और फ्यूचर की होती, मतलब 26 तारीख या 28 तारीख की मॉर्निंग होती बेटा, तो यहां पर एग्जामिनर यूज करता दैट मॉर्निंग। क्या यूज करता, दैट मॉर्निंग। अगर दिस मॉर्निंग यूज किया गया है तो ये मॉर्निंग किसकी है बेटा, प्रेजेंट की है। प्रेजेंट मतलब 27 तारीख की मॉर्निंग बात चल रही है। एक बात और बताओ, क्या रिपोर्टिंग और रिलेटिंग टाइम का भी सेम हो सकता है, ये मैं स्टार्टिंग में बेसिक में पढ़ाया था। क्या रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम का भी सेम हो सकता है, मतलब जिस समय सेक्शन के बारे में बात करेंगे उस समय मॉर्निंग होगी, बोलो नहीं होगी, नहीं, क्योंकि ये बात मैंने डिस्कस की थी कि रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम कभी भी सेम नहीं होते। तो या तो इस बात को तुम बोल रहे हो बेटा आफ्टरनून में, या फिर बोल रहे होगे इवनिंग में। और आफ्टरनून या इवनिंग के अकॉर्डिंग मॉर्निंग क्या बेटा, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, पास्ट है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये जो दिस मॉर्निंग लिखा हुआ बेटा, दिस मॉर्निंग कहां का एक्शन है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, पास्ट का है। अगर बेटा ये मॉर्निंग फ्यूचर या पास्ट की होती तो यहां पर दिस मॉर्निंग की जगह क्या लिखा होता है, दैट मॉर्निंग। अगर दिस मॉर्निंग लिखा बेटा, दिस मॉर्निंग है, किसकी मॉर्निंग है बेटा, आज की मॉर्निंग बात चल रही है। और ये कंसेप्ट हमें बेसिक में भी डिस्कस किया था कि रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइप कभी सेम नहीं होते।
तो जिस समय सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं उस समय मॉर्निंग नहीं है। अगर उस समय मॉर्निंग नहीं है तो ये एक्शन, ये टाइम कहां का हो गया बेटा? पास्ट का हो गया। कहां का हो गया? पास्ट का हो गया। तो आप क्या लिखोगे? तो लिसन कपिल आई डोंट केयर इफ यू मिस्ड, क्या लिखोगे बेटा? मिस्ड। अगर टाइम पास्ट का तो एक्शन भी कहां का होगा भाई? पास्ट का होगा। तो हम यहां पर क्या यूज करें बेटा? मिस्ड। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लिसन कपिल आई डोंट केयर इफ यू मिस द बस दिस मॉर्निंग, यू डैश लेट टू वर्क मैनी टाइम्स, यू आर फायर्ड। देखो बेटा यहां पर क्या लिखा बेटा? यू आर फायर्ड। यू आर फायर्ड यहां पर क्या बेटा? रिजल्ट है। ये क्या बेटा? रिजल्ट है। और रिजल्ट कब कहां पर आया बेटा? प्रेजेंट में या पास्ट में? ये रिजल्ट कब आया बेटा? आर लिखा नहीं, प्रेजेंट में। अगर रिजल्ट प्रेजेंट में है, अगर ये रिजल्ट आया प्रेजेंट में, तो ये एक्शन कहां का होगा? प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा? एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति ने किसी को जॉब से फायर कर दिया, फायर क्यों किया? वो व्यक्ति पास्ट में पहले से क्या आता रहा होगा? लेट आता रहा होगा नहीं। अब मान लो कि वो व्यक्ति बहुत दिनों से लेट आ रहा था और जिसकी वजह से कंपनी ने उसको बाहर निकाल दिया, आज फायर कर दिया। फायर कब किया? प्रेजेंट में। लेट कब आ रहा था? पास्ट में। फायर कब किया बेटा? प्रेजेंट में। अब लेट कब आ रहा होगा बेटा? ये पास्ट में। और अभी हमें डिस्कस किया था कि कोई भी एक्शन बेटा पास्ट टेंस में प्रेजेंट होता है, उसको हमेशा किस टेंस में लिखते हैं भाई? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहां पर लिखो बेटा हैव, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? हैव बीन। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखो बेटा, लिसन कपिल आई डोंट केयर इफ यू मिस द बस दिस मॉर्निंग, यू हैव बीन लेट टू वर्क टू मैनी टाइम्स और यू आर फायर्ड। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर है? बोलो क्लियर भाई मेरी बातें? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, यहां तक कोई डाउट हो तो किसी प्रकार का पूछो भाई। एक दो क्वेश्चन कराऊं क्या? अब 13 क्वेश्चन का आंसर बताओ। आई एम सिक ऑफ रेन एंड बैड वेदर, होपफुली व्हेन यू डैश वेक अप टुमारो मॉर्निंग। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये टुमारो मॉर्निंग टाइम कहां का? प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? फ्यूचर का है। और व्हेन कैसा कंजंक्शन होता है? सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट? सबऑर्डिनेट। अगर सबऑर्डिनेट क्लोज में फ्यूचर टाइम लिखोगे तो हमेशा एक्शन कौन सा लिखना पड़ता है? प्रेजेंट का। किसका लिखना पड़ता है बेटा? प्रेजेंट का। तो यहां पर वेक लिखना है। अभी तो डिस्कस किया था, अगर सबऑर्डिनेट क्लोज में अगर फ्यूचर टाइम लिखना चाहते हो, फ्यूचर एक्शन लिखना चाहते हो, अगर सबऑर्डिनेट क्लोज में बेटा फ्यूचर एक्शन लिखना चाहते हो तो वहां पर हमेशा कौन सा टेंस लिखना पड़ता है बेटा? प्रेजेंट टेंस लिखना पड़ता है। याद है क्या? ये मैंने वहां पर भी करवाया था। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में मेन क्लोज भी फ्यूचर में हो, सबऑर्डिनेट क्लोज भी फ्यूचर में हो, तो मेन क्लोज का फ्यूचर सही होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज को प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ता है। भले तुम सबऑर्डिनेट क्लोज को प्रेजेंट में लिख रहे हो, लेकिन वो टाइम क्या कंसीडर किया जाता है? फ्यूचर। क्या कंसीडर किया जाता है? फ्यूचर। ये सबऑर्डिनेट क्लोज ही तो है। अगर आप सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट टेंस लिख रहे हो तो टाइम क्या माना जाएगा भाई? फ्यूचर। अगर टाइम फ्यूचर माना जाएगा तो एक्शन भी कहां का होगा भाई? अगर टाइम फ्यूचर तो एक्शन भी कहां का होगा? फ्यूचर का होगा। अब देखो इस बात को ध्यान से सुनो। I am sick of rain and bad weather, hopefully when we wake up tomorrow morning the sun dash shine। अब ये बोल रहा है कि भाई जिस समय मैं सुबह उठूंगा उस समय जो सूरज है, वो जो सन है, वो क्या कर रहा होगा? साइन कर रहा होगा। अब ये सुबह कितने बजे उठेगा? ये कितने बजे भी उठ सकता है? मान लीजिए इस पॉइंट पर भी उठ सकता है, इस पॉइंट पर भी उठ सकता है, इस पॉइंट पर भी उठ सकता है, इस पॉइंट पर भी। जब ये किसी भी पॉइंट पर उठेगा उस समय साइन जो सूर्य सन होगा वो क्या करने लग रहा होगा भाई? साइन। ये मान लो कि जो सन अगर साइन करेगा ना तो इस पॉइंट से पहले साइन करेगा ना इस पॉइंट के बाद, तो हमें यहाँ पर कौन सा टेंस लिखना पड़ेगा बेटा? कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर लिखो बेटा व्हेन वी वेक अप टुमारो मॉर्निंग द सन विल बी साइनिंग। इसका मतलब ये हो गया अगर मतलब जब मैं अगली सुबह उठूंगा तो उस समय जो सूरज है, जो सूर्य है, वो क्या कर रहा होगा? चमक रहा होगा। हाँ है ना? क्या कर रहा होगा? चमक रहा होगा। इसका हिंदी मतलब ये है भाई, इसका हिंदी मतलब ये है। अब 14 क्वेश्चन करो, उनसे बताओ। आई डैश सी मैनी पिक्चर्स ऑफ द पिरामिड बिफोर आई वेंट इजिप्ट। आफ्टर बिफोर वाले क्वेश्चन करे हैं, ये टाइम के लिए यूज करते हैं। आई सी मैनी पिक्चर्स ऑफ द पिरामिड्स, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स देखी किसकी? पिरामिड की। व्हेन कब देखी भाई? मैंने कब देखी वो पिक्चर्स?
बिफोर आई वेंट इजिप्ट, मतलब वहां पहुंचने से पहले। तो पहले इसने क्या देखी और बाद में वहां पर गया। अगर पहले इसने पिक्चर देखी तो कौन सा टेंस यूज होगा भाई? पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट परफेक्ट। तो क्या लिखो बेटा? आई हैड, तो यहां पर लिखो आई हैड सीन। यहां तक बताओ भाई किसी प्रकार का कोई डाउट हो? यहां तक बताओ भाई किसी प्रकार का कोई डाउट हो? आफ्टर और बिफोर वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे भाई। आफ्टर और बिफोर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, हमेशा सीक्वेंस को रेफर करते हैं। जो एक्शन पहले होते हैं उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, जो बाद में होते हैं उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। यहां तक मामला सब क्लियर भाई? इतना रखें आज? चलिए इतना ही रखते हैं भाई। और आपके जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये करवाए हैं मैंने आपको लगभग बेटा 14 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना है भाई, बाकी अब मिलते हैं आप सभी को कल। तो मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को गुड नाइट। ठीक है भाई।